जब भी कोई ओल जलूल क्वेश्चन देखो, मतलब ऐसा क्वेश्चन जो शायद किसी को नहीं आएगा, तो हमेशा याद रखो वो क्वेश्चन आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए नहीं बनाया गया है। उस क्वेश्चन से यूपीएससी आपका लॉजिक चेक करना चाहता है, आपका कॉमन सेंस चेक करना चाहता है। देखो एक चीज याद रखो, एलिमिनेशन इज नेवर अबाउट गेटिंग आंसर, इट इज ऑलवेज अबाउट एलिमिनेटिंग रॉन्ग ऑप्शन। एक्चुअली में ये कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, ट्रिक तो एग्जामिनर आपको करने का प्रयास कर रहा है। आपका काम है उसको पकड़ के उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना, बस। आपको कोई ट्रिक्स नहीं, मैं एग्जामिनर का माइंडसेट पकड़ना सिखाऊंगा। लोग कह रहे हैं 2024 के पेपर में एलिमिनेशन का कोई यूज नहीं था। You watch this video series till the end, and I will prove them wrong. And even you will prove them wrong. Fact is, UPSC wants to check your knowledge, check your logical skills, check your presence of mind at the same time. And also, it wants to play safe. Mark my words, UPSC will never be able to eliminate elimination. ये हमेशा याद रखो कि एग्जामिनर को तीन ऑप्शन बनाने पड़ते हैं। एक ऑप्शन उसको पता होता है कि इस क्वेश्चन का ये उत्तर है, बाकी तीन उसको बनाने पड़ते हैं। और जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे बोलते हैं देखो सर लॉजिक फेल हो गया। यहाँ पे जनरली लॉजिक फेल नहीं होता है, बस आपको क्या है, आपको उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आपको सब्जेक्ट वाइज सेगमेंट शायद पता ही नहीं है, तो आपका तो फेल होना ही है। क्यों? क्योंकि उसको चेंज करना बहुत आसान है। एक डिपार्टमेंट की जगह दूसरा डिपार्टमेंट लिख दिया, एक मिनिस्ट्री की जगह दूसरी मिनिस्ट्री लिख दी, और आपका काम हो गया। कितना इजी काम है। अब जैसा कि आपने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा, ये वीडियो है अबाउट एलिमिनेशन टेक्निक्स एंड व्हाट आर द लॉजिक्स दैट वी कैन अप्लाई। और ये लॉजिक कोई मेरे बनाए नहीं है, ये ओवर द पीरियड ऑफ द ईयर पेपर्स के ऑब्जर्वेशन से निकले हैं। इस बात को ध्यान रखो कि एलिमिनेशन कैन नेवर रिप्लेस योर नॉलेज, इट इज जस्ट टू सप्लीमेंट इट। थोड़े से मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे कहीं कहीं, कुछ कोई ऑप्शन में यूपीएससी का इस तरह का फॉर्मेट है कि वो कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करने में हेल्प आ जाएगा। ये कभी नॉलेज को आपके या आपके कॉमन सेंस को कभी एलिमिनेट नहीं कर सकता। हमेशा याद रखो, नॉलेज इज पैरामाउंट, नॉलेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी सब चीजें उसके बाद है। देन कम्स योर कॉमन सेंस। आपका कॉमन सेंस इस थ्रू आउट एलिमिनेशन में आपका गाइडिंग लाइट रहेगा, इस बात को याद रखना। एंड एट लास्ट कम्स दीज लॉजिक्स एंड एलिमिनेशन। एलिमिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट शुड कम आफ्टर नॉलेज एंड आफ्टर कॉमन सेंस। ये वीडियो ब्रॉडली तीन सेगमेंट्स में डिवाइडेड होगा। पहले तो कुछ लॉजिक होते हैं जिनमें कि अगर कुछ स्पेशल फॉर्मेट में ऑप्शन दिया हुआ है तो वो मोस्टली सही होगा। देन अगर कुछ स्पेशल फॉर्मेट में आपका ऑप्शन दिया हुआ है तो उसके गलत होने के चांस ज्यादा हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना, मैं किसी भी सेंटेंस पे ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सही ही होगा, नहीं, सही ही नहीं होगा। अब देखो एक बात याद रखो, एवरी जनरलाइजेशन हैज सम एक्सेप्शंस, तो इनके भी एक्सेप्शंस हैं। 100% सही नहीं होगा, लेकिन आपको 90% तो सही देगा, और आपके मार्क्स इमेंसली बढ़ा देगा। मतलब इस बात को गांठ बांध के रखो कि अगर आपने सारी ट्रिक्स यूज करी तो भले आपके कुछ क्वेश्चन गलत भी होंगे, लेकिन नेट कभी भी निगेटिव नहीं जाओगे। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लो कि नेट निगेटिव नहीं जाओगे। इनका बस दिल से, समझदारी से, सही लॉजिक से, सही कॉमन सेंस यूज करोगे, कभी नेट निगेटिव नहीं जाओगे, हमेशा नंबर बढ़ाएगा ही आपके। फिर कुछ होते हैं जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, कुछ तरह का नॉलेज है जो हर जगह कॉमन सेंस अप्लाई नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं कह दूं कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत होते हैं, जनरली लोगों को पता है कि बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो गलत होगा, लेकिन क्या पॉलिटी में आप इसको अप्लाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि पॉलिटी में एक्सट्रीम चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कोई चीज है जिसको प्रेसिडेंट ही कर सकता है, और स्टेटमेंट लिख के आ जाए ओनली प्रेसिडेंट कैन समन पार्लियामेंट। अब आप इसको गलत कह पाओगे क्या? नहीं कह पाओगे, क्योंकि इट इज ट्रू। इन द सेम वे फैक्ट्स होते हैं कुछ साइंस एंड टेक में, तो साइंस में कुछ चीजें जो फैक्ट है वो फैक्ट है, उन पे अगर आप वो चाहे एक्सट्रीमली वर्डेड सेंटेंस में लिखा हो चाहे माइल्डली लिखा हो, वो सही है तो सही होगा। सो साइंस एंड टेक एंड पॉलिटी में इस तरह की चीजें नहीं अप्लाई होती, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज होता है जो काम आता है इन जगहों पे। अब पहले एक समरी देख लो कि इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट लॉजिक नेम इज यूपीएससी लव समवन। सेकेंड इज कॉमन सेंस फिल्टरिंग। थर्ड इज बुकिश वर्सेस फ्रेम लैंग्वेज। फोर्थ विल बी माइल्ड वर्ड्स। फिफ्थ विल बी प्रोबेबल स्टेटमेंट्स। सिक्स इज हार्ड टू प्रूव रॉन्ग स्टेटमेंट। सेवन इज इटमोलॉजी। आठवां रहेगा आपका ऑड वन आउट आंसर्स। नौवां रहेगा आपका एक्सट्रीम वर्ड्स। दसवां रहेगा आपका निगेटिव वर्ड्स। ग्यारहवां रहेगा आपका अनफेमिलियर और सरप्राइजिंग फैक्ट्स। बारहवां रहेगा आपका डाटा स्टेट्स और फैक्ट्स। और तेरहवां और लास्ट जो इस वीडियो में रहेगा दैट विल बी स्टीडली इंक्रीज एंड डिक्रीज। अब ये वीडियो आपको एक बार देख के छोड़ नहीं देना है, देखो एक बार देखना है, उस चीजें का प्रैक्टिस करनी है। उसमें से कुछ आपका दिमाग का है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि इस जगह कौन सी चीज सही हो सकती थी या कुछ और तरीके से सोचा जा सकता था क्या। तो चलिए आप शुरू करते हैं। फर्स्ट ट्रिक को मैंने नाम दिया है यूपीएससी लव समवन, लाइक वी ऑल वी लव समवन। सो यूपीएससी आल्सो हैज क्रश ऑन सम थिंग्स। अब वो कौन सी चीजें हैं, इनकी एक लिस्ट है जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू निकाली गई है। तो अगर ये ऑप्शन में है तो आपके हाई पॉसिबिलिटी है कि वो सही होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% सही होगा, पर हाई पॉसिबिलिटी सही होगा। जब आपको कुछ और नहीं समझ में आ रहा है तब आप इसको अप्लाई कर सकते हो। एक बात याद रखो, बहुत बार नहीं सही होगा, बट नेट फर्स्ट ईयर रहोगे ये गारंटी है मेरी। नेट नेगेटिव मार्क्स कभी नहीं जाएंगे आपके। ये एक मैंने लिस्ट बनाई है, ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, इससे भी और भी चीजें जोड़ी जा सकती हैं जो आप जोड़ सकते हो। जो आप प्रीवियस ईयर एनालिसिस करोगे तो यू कैन फाइंड सम अदर थिंग विच आर इक्वली ट्रू, जैसे कि कोरल्स, पोर्ट्स, लैंड, फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स। अकबर हो गया, अशोका हो गया, विजयनगर एम्पायर जैसे कृष्णदेवराया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अंडमान एंड निकोबार, लेबर,
यूरोपियन यूनियन, आसियान, WTO, वायरस, फंजाई, जीन, DNA। मतलब ये कुछ एक लिस्ट मैंने बताई है, ये इंडिकेटिव लिस्ट है। अगर ये आपके ऑप्शन में है तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वो ऑप्शन सही होगा। जब आपका नॉलेज और कॉमन सेंस फेल कर जाए तो आप इसको टिक मार के चले आना, और नेट निगेटिव नहीं जाओगे, ये मेरी गारंटी है। अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। 2024 का ही पेपर है। पूछा गया था फॉलोइंग रूलर्स मिडिवल इंडिया जिन्होंने पोर्तुगीज को परमिशन दी थी भटकल पोर्ट बनाने की। अब इसमें ये ऑप्शंस थे, लेकिन यूपीएससी का फेवरेट विजयनगर एम्पायर से कृष्णदेवराया ऑप्शन थे इसमें, सो ये सही है। इसी तरह 2024 में ये क्वेश्चन था, कोरकई, पोम्पुहार, मुशिरी, ये वेल नोन क्या है? ऑप्शन थे कैपिटल सिटीज, पोर्ट्स, सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील मेकिंग, श्राइन्स ऑफ जैन तीर्थंकरा। अब मैंने बताया पोर्ट यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, इसमें पोर्ट सही था। और इसमें मुझे लगता है कि जिनने थोड़ी पढ़ाई करी है तो वो पोम्पुहार से शायद ये क्वेश्चन सही कर देते। कोरकई में भी नहीं सुना होता, मुसिरी में भी नहीं सुना होता, लेकिन पोम्पुहार मैंने बहुत लोगों ने सुना है। ये एक बेसिक टेक्स्ट का पार्ट है हमारे। ये तानसेन पे क्वेश्चन है, इसमें बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। इसमें पूछ रहा है नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट कौन सा है? एम्परर अकबर वाला। 2024 का एक और क्वेश्चन है, यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव्ड नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली। यूरोपियन यूनियन के बारे में अच्छी सी बात लिखी है कोई, सही होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, ये सही है। अब ये सेकंड ऑप्शन में उन्होंने खेल लिया है। इसमें उन्होंने टारगेट दिया था शायद 2030 का, इन्होंने कर दिया 2040। जैसे कि यूपीएससी बहुत इजीली करता है, कोई भी एग्जामिनर उसको नंबर बदलने में मजा आता है क्योंकि नंबर बदलना बहुत इजी है, तो यूपीएससी ने वही किया। और पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है इसमें। सिमिलरली ये 2020 में क्वेश्चन था, ये कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा था कि ये किसने कहा है कि whoever praises his religious sect and blames other sect out of excessive devotion to his own sect with this view of glorifying his own sect rather injures his own belief excessively। अब इसमें इतने सारे ऑप्शन थे, इसमें कृष्णदेवराया भी था जो कि सही होने की संभावना इक्वली है, बट इसमें अशोका सही था। तो आप एटलीस्ट ये और समुद्रगुप्त और हर्षवर्धन काट सकते हो, संभावना ज्यादा किसकी है? अशोका, कृष्णदेवराया की। और ये तब करना है जब आपको इस क्वेश्चन का कुछ नहीं पता है। अगर आपको पता है, थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा है, तो यू अंडरस्टैंड कि अशोका ही इसका सही होगा, क्योंकि अशोका के एडिक्ट्स में ऐसी चीजें मिलती हैं लिखी जहां पे उसने रिलीजियस टॉलरेंस को बढ़ावा दिया था। अगला है साइंटिफिक व्यू है कि 2 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर बढ़ा जा रहा है, अगर ये 3 डिग्री से ऊपर बढ़ता है तो बहुत समस्या हो जाएगी। दूसरा कौन सा ऑप्शन है? कोरल्स के बारे में, सही होने की संभावना काफी ज्यादा है। अब इसमें क्या है, इसमें ये इलॉजिकल स्टेटमेंट दे दिए हैं, तो इसलिए 3 और 4 गलत हैं। इससे एलिमिनेशन आप कैसे यूज कर सकते हो? क्या लिखा है? ऑल द ग्लोबल वेटलैंड्स विल परमानेंटली डिसअपियर। अब दिस इज टू हार्श, मतलब टू एक्सट्रीम है ये, तो मतलब असंभव वाली बात है। फिर अगला क्या है? द कल्टिवेशन ऑफ सीरियल वुड नॉट बी पॉसिबल एनीवेयर, मतलब कहीं पॉसिबल नहीं होगा, यहाँ से लेकर नॉर्थ पोल तक कहीं पॉसिबल नहीं होगा। तो आप इसलिए ये दोनों तो एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है जो हमारे लॉजिक को डिफाई करते हैं। तो 3 4 तो गलत होंगे, 3 4 गलत होंगे, 1 और 2 सही हो जाएगा इसका। और ये जो पहला स्टेटमेंट है, ये बहुत इजी सी बात लिखी है कि टेरेस्ट्रियल जो बायोस्फीयर टेंड्स टुवर्ड्स नेट कार्बन सोर्स। अगर ये सब होगा तो जो बायोस्फीयर है वो नेट कार्बन सोर्स बन जाएगा इंस्टेड ऑफ बीइंग नेट कार्बन सिंक। 2018 क्वेश्चन है, वर्ड कोरल्स आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स। अब आप देखो कोरल्स के बारे में अगर सब कुछ सीधा सीधा लिखा है, कुछ भी उल्टा सीधा घुमाया नहीं है, बट नाट नहीं लगाया, सब नहीं लगाया, तो सही होने की संभावना काफी ज्यादा है। यहाँ पे यूपीएससी एक चीज से खेल सकता था इस जगह पे, ये 1/3 की जगह कुछ और दे देता है इसमें, कोई एक्सट्रीम सी बात दे देता, जैसे कि दे देता कि 4/5, इस तरह की बात दे सकता था, लेकिन वहां पे नहीं दिया। ये सारे जो स्टेटमेंट हैं ये एकदम इजी स्टेटमेंट्स हैं जो इन द लाइन ऑफ कोरल जो हम पढ़ाई करते हैं उसी से रिलेटेड, तो इसमें सारे सही हैं। अगला था 10 डिग्री चैनल कहाँ पाया जाता है? अगेन अंडमान एंड निकोबार इज यूपीएससी फेवरेट, तो यहाँ पे होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसी तरह अब एक एक्सेप्शन देखो आप, पूछा गया था मुगल एम्पायर में कौन था जिसने एम्फेसिस शिफ्ट किया था इलुस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट से एल्बम और इंडिविजुअल पोर्ट्रेट की तरफ। अब जिसने पेंटिंग पढ़ी है तो ही नोज कि जहांगीर का इमेंस रोल रहा है पेंटिंग में। मुगल एम्पायर में पेंटिंग का जो एक्चुअल पैटर्न था दैट वाज जहांगीर। अब इसमें लेकिन ऑप्शन अकबर भी है, लेकिन अगर आप इसमें अकबर मार के आते तो गलत हो जाता है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा नॉलेज के बेस पे जहांगीर मोस्टली लोग ने मारा होगा, मोस्टली लोगों का सही होगा, ये एक इजी क्वेश्चन था। लेकिन अगर आप अकबर मार के आते तो गलत हो जाता। स्टिल अगर आपको समझ में ना आए, कोई इस तरह का ऑप्शन दिया हो, और अगर कुछ क्वेश्चन में कुछ भी ना आ रहा हो और फिर भी आपको अटेम्प्ट ही करना हो, तो अकबर मार के आना, जहांगीर मार के मत आना। मुझे पता है इसका आंसर जहांगीर है, लेकिन अकबर मारने को क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 80% चांस है कि इसके इस तरह क्वेश्चन का आंसर अकबर ही होगा, या अशोका ही होगा, या कृष्णदेवराया ही होगा, क्योंकि यूपीएससी का ये टेंडेंसी है। यूपीएससी के कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं, यूपीएससी का क्रश है कुछ टॉपिक्स पे, और वो मोस्टली ऑप्शंस में दिखते रहते हैं। यूरोपियन यूनियन के बारे में कुछ अच्छी बात लिखी हो, सही होगी। ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट समटाइम्स सीन इन न्यूज, किसके रिलेटेड है? इंडिया और कौन सी जगह से बात हो रही है हमारी? यूरोपियन यूनियन। इसमें कौन सा ही था? यूरोपियन यूनियन। अगला था रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अपीयर्स इन न्यूज। अब एक यूपीएससी फेवरेट आसियान भी है, यहाँ पे आसियान सही है। RECP के बारे में पूछ रहा था।
ये नॉलेज के बेस पे भी मुश्किलों को पता होगा, आरईसीपी एशियन से रिलेटेड है। अगला है 2019 का क्वेश्चन था कि डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी पे जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन कौन लाया था? यूरोपियन यूनियन लेके आया था, और मोस्टली यूरोपियन यूनियन के सही होने के चांस ज्यादा है। और इसमें इस तरह के क्वेश्चन में एक ट्रिक और लगती है जो एज ए लास्ट रिजॉर्ट ही लगानी होती है। इसको बोलते हैं ऑड वन आउट, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें मैं उसकी जस्ट हिंट दे देता हूँ। इसमें जो बाकी चारों ऑप्शन दे रखे हैं कौन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये तीनों कंट्रीज हैं। यूरोपियन यूनियन इज ए ग्रुप ऑफ कंट्री। अगेन आई एम सेइंग दिस इज नॉट जस्ट कि आपका नॉलेज, आपको कुछ नहीं आता था आपने जाके कर दिया। जब आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है और आपको अटेम्प्ट ही करना है, तब इस तरह की डेस्परेट चीजें अटेम्प्ट करी जाती हैं, जिनका कि हमेशा नेट पॉजिटिव रहता है। इतना तो मैं कह सकता हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन था जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग किससे रिलेटेड है? डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ भी यूपीएससी की उसी फेवरेट लिस्ट में शामिल है, तो मोस्टली चांस है डब्ल्यूटीओ के सही होने के। अगला क्वेश्चन था 2016 के बारे में, ब्लू बॉक्स, अंबर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स। ये मोस्ट लोगों को पता होगा, नॉलेज सही आ जाएगा। इसका डब्ल्यूटीओ आंसर है। डब्ल्यूटीओ इस तरह के आंसर काफी सही होते हैं, लेकिन एक ये क्वेश्चन है जहाँ पे डब्ल्यूटीओ सही नहीं है। पूछ क्या रहा था? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन निकालता है? अब ये जनरली इतना कॉमन न्यूज में था कि ये बहुत ही इजी टॉपिक है, सबको पता है, वर्ल्ड बैंक है, लेकिन इसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ ऑप्शन दिया हुआ था, जो कि गलत था। तो मेरा काम है आपको बताना कि कभी कभी गलत भी होता है, लेकिन आपका काम है नेट पॉजिटिव लेना, सो आपकी संभावना सही होने की ज्यादा है। बस एलिमिनेशन में इतना ही गेम है हमारा। अगला क्वेश्चन है बायोरॉक टेक्नोलॉजी। अब इसमें अलग अलग ऑप्शन है, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, या आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन एक्सट्रैक्शन, देन प्रोवाइडिंग रॉक लिक फॉर वाइल्ड एनिमल्स। सही कौन सा था? कोरल रीफ। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, लेकिन कोरल रीफ पे क्वेश्चन है इस बार कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सुंदरबन पे हमको सबको पता है क्या पाया जाता है, मैंग्रोव्स। बाकी तीनों पे कोरल रीफ पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज कॉमन सेंस फिल्टरिंग। अगर कोई स्टेटमेंट है जो आपके कॉमन सेंस को डिफाई कर रहा है, तो दैट इज हाईली लाइकली टू बी इनकरेक्ट। कॉमन सेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है सिविल सर्विसेज एक्वायर्ड कॉमन सेंस, ये मैंने टर्म कॉइन किया है कि हम सिविल सर्विसेज की पढ़ाई के दौरान, टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के दौरान, या यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करने के दौरान एक तरह का कॉमन सेंस डेवलप होता है। इसको बोलते हैं सिविल सर्विसेज एक्वायर्ड कॉमन सेंस। तो हमारे सिविल सर्विसेज एक्वायर्ड कॉमन सेंस को अगर कोई स्टेटमेंट डिफाई करता है, अजीबो गरीब है, तो 90% गलत ही होगा वो। हमको मार करके आना है गलत मोस्टली, जब तक कि हमारा नॉलेज ही उसके आगे अड़ जाए कि नहीं यार ये तो सही है। अब पहला स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है, सीएसआर रूल स्पेसिफाई एक्सपेंडिचर्स दैट बेनिफिट कंपनी डायरेक्टली और इट्स एम्प्लॉय विल नॉट बी कंसीडर्ड एज सीएसआर। अब ये तो लॉजिकल बात है, ऐसा होता तो सारी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को एक एक कार गिफ्ट कर देती और बोलती कि हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई है ना। तो लॉजिकल बात है, ये लॉजिक से सीधे सीधे वो रिलेट हो रहा है। अगला कौन सा है? सीएसआर रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन सीएसआर एक्टिविटीज। अब ये हमारे कॉमन सेंस को डिफाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि कोई कंपनी पैसा खर्च करना नहीं चाहती है, लॉजिकल बात है। ऐसा होता तो सारी कंपनियां बोलती 10 रुपए खर्च कर दिया, हो गया सीएसआर कंप्लीट। तो फिर तो सीएसआर का पूरा पर्पज ही डिफीट हो जाएगा, कोई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रही नहीं जाएगी। तो ये गलत है, तो इसमें पहला सही है। 2024 का ये क्वेश्चन है। पहला क्या है? इंडिया इज ए मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल। अब बहुत लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा, दैट इज फाइन। पहला सेंटेंस में कुछ अलग नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए कंट्री नीड्स टू बी ए मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग राइस एंड व्हीट। अब यहाँ पे कॉमन सेंस डिफाई कैसे हो रहा है? ये अगर कोई न्यूक्लियर आर्म्स के बारे में बात करता है, कोई केमिकल्स के बारे में बात करता है जिसका दुनिया पे बड़ा इंप्लीकेशन हो रहा है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि दुनिया ने इस तरह का अरेंजमेंट बनाया होगा जिससे कि इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट थोड़ा कंट्रोल रहे। लेकिन जस्ट इमेजिन कि खाना, राइस एंड व्हीट इज ए फूड। खाना अगर मैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री को दे रहा हूँ, इस पे किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हमको मेंबर बनना पड़े, नहीं तो हम इंपोर्ट ही नहीं कर सकते। ये बात इलॉजिकल है, तो ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। तो 23 में क्वेश्चन था, वंस सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एरिया एज ए कम्युनिटी रिजर्व। अब जरा शब्दों को ध्यान रखना, कम्युनिटी रिजर्व दैट मीन्स कि इट इज समथिंग रिलेटेड टू कम्युनिटी। पहला सेंटेंस क्या है? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम्स गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट। अब वी ऑल अंडरस्टैंड कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का काम होता है फॉरेस्ट में एनिमल्स का प्रोटेक्शन, मेनली नाम ही है वाइल्ड लाइफ वार्डन। तो एक कॉमन सेंस आप ये लगा सकते हो कि अगर कम्युनिटी को कोई चीज रिजर्व करी जा रही है, दैट मीन्स कि गवर्नमेंट कंट्रोल लूज हो रहा है उस पर, बढ़ नहीं रहा। गवर्नमेंट कंट्रोल बढ़ना नहीं चाहिए। तो लेकिन फिर भी ये सेंटेंस में भी आपको आता हो, में भी ना आता हो, चल जाएगा। अगला है, हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरियाज। अब ये एकदम प्लेन स्टेटमेंट है, हंटिंग इज नॉट अलाउड एनीवेयर। हंटिंग तो अलाउड ही नहीं है अनटिल अनलेस किसी जानवर को वर्मिन डिक्लेयर कर दिया जाए। यू ऑल अंडरस्टैंड ना? तो ये सेंटेंस सही है इसका मतलब। अगला क्या है? पीपल इन सच एरियाज आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। मोस्टली जगह अलाउड होता है क्योंकि उनका लाइवलीहुड डिपेंड करता है। तो ये सीधा सीधा स्टेटमेंट है। अगला क्या है?
पीपल इन सच एरियाज आर अलाउड टू प्रैक्टिस ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। अब ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर क्या है, थोड़ा सा आपका दिमाग घूमना चाहिए। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में क्या आता है, जूम कल्टीवेशन, इस तरह की जो कल्टीवेशन थी पहले, जो कि इन्वायरमेंट के लिए हाईली डेंजरस है, तो इसको तो अलाउड नहीं किया जा सकता। तो आपके ऑप्शन क्या बचते हैं, टू ओनली, अगर आप इसको गलत मानते हो तो। हो सकता है आप इसको पहले वाले को आपको ना पता हो, सही मान लो, तो आप थ्री ओनली कर दोगे, इन केस में आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, बट दैट इज ओके। आपने इसको एलिमिनेट कर लिया और ये दो सही है, ये आपको पता चल गया। मैंने फिर से बताया ना, एलिमिनेशन का जो मोटिव है वो क्वेश्चन में आंसर निकाल पाना नहीं है, आंसर के क्लोज लाना है। हो सकता है दो ऑप्शन एलिमिनेट करके आप फिर भी 50-50 में फंस जाओ, बट 50-50 में फंसोगे, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आपके सही होने की। यही काम है एलिमिनेशन का। अगला देते हैं, तो 23 का ही क्वेश्चन है। स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। अब ये अगर थोड़ा बहुत जिसको जानकारी है गोल्ड की, तो ही मस्ट अंडरस्टैंड कि शायद ये सही है, पर ठीक है, आपको पता है नहीं पता है दोनों केसेस में। आप, ये प्लेन स्टेटमेंट है, आपको पता हो भी सकता है, पता नहीं भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। स्विट्जरलैंड हैज सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। अब यूपीएससी यहाँ पे आपको कैसे ट्रिक करा, देखो। पहले क्या कह रहा है कि ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड एक्सपोर्टर है। एक्सपोर्टर होना एक अलग बात है, लेकिन आपका जो दिमाग है, पहले उसने आपको कंडीशन किया कि एक्सपोर्टर तो बहुत बड़ा है। अब आपका दिमाग में आएगा कि एक्सपोर्टर है तो होगा उसके पास कहीं से तो आता होगा गोल्ड, तो एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन आपका दिमाग एक साइड मिस कर देगा कि दुनिया में कोई चीज़ होती है ट्रेड, कोई चीज़ कहीं से खरीदी जाती है, फिर वहां से बेची जाती है कुछ प्रोसेस करने के बाद। तो स्विट्जरलैंड एक अच्छा प्रोसेसिंग सेंटर है जहाँ से इस तरह की चीज़ें आती हैं और बेची जाती हैं। अब एक, लेकिन इसमें कॉमन सेंस क्या लग सकता है, अगर जिसने मैपिंग करा है तो उसको स्विट्जरलैंड का जो एरिया है वो समझ में आ रहा होगा। स्विट्जरलैंड का एरिया इतना छोटा है कि हमारा दिल्ली जैसा सिटी। अब इतने छोटे से एरिया में दुनिया का सेकंड हाईएस्ट रिजर्व हो जाए, दैट इज, मतलब थोड़ा अपसेट टाइप से स्टेटमेंट है, या टू मच, मतलब बहुत इन्फ्लेटेड स्टेटमेंट है, जिसके गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये गलत हो जाएगा। और मैं बताऊँ, इस तरह के क्वेश्चन मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। इनमें क्या होता है, इसमें अगर किसी एक ऑप्शन को आपने गलत प्रूफ कर दिया, आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट है 23 का ही। इंडिया हैज मोर एरेबल एरिया देन चाइना। अब ये पहले ही नजर में थोड़ा सा लगता है कि यार ये कैसे हो सकता है, चाइना तो हमसे बहुत बड़ा है, 2.5 गुना बड़ा है। हालांकि जिसको थोड़ा सा और आइडिया है तो वो अंदर समझ में आएगा कि उसको चाइना का बहुत सारा एरिया, तो पहाड़ है बहुत सारे एरिया, तो एक्चुअली गोबी डिजर्ट एंड पठार इस तरह का एरिया है। पर ठीक है, मे बी आपको पता हो, मे बी आपको ना पता हो। अगला है, द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना। अब ये भी पता नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक लॉजिकल बात ये है कि चाइना एग्रीकल्चर में हमसे ज़्यादा एडवांस कंट्री है, ये हमको बेसिकली जानकारी है। इरिगेटेड एरिया जो होता है, ये ह्यूमन क्रिएशन है। इरिगेशन के कैनाल्स, इरिगेशन के ट्यूबवेल वगैरह ह्यूमन बनाता है। तो चाइना का एक तो एरिया बहुत बड़ा है हमसे ओवरऑल में, और चाइना ने हमसे ज़्यादा नहरें ना बना रखी हों, हमसे ज़्यादा वो ना बना रखी, तो चाइना फिर हमसे आगे कैसे होगा। तो इस स्टेटमेंट में मुझे थोड़ा गलत होने की संभावना ज़्यादा लग रही है, पर ठीक है, मैं इसको एक बार साइड में रख देता हूँ। अगला है, एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन चाइना। अब ये तो स्ट्रांगली गलत है। ये कोई भी कॉमन सेंस वाला आदमी समझता है कि चाइना, इंडिया की प्रॉब्लम ही है हमारी प्रोडक्टिविटी कमजोर है। चाइना की प्रोडक्टिविटी हमसे 2-3-2.5 गुनी बड़ी है, ज़्यादा है शायद। तो आपको ये मान के चलना है कि तीसरा तो आपका पक्का गलत है। आपके पास यही दो ऑप्शन बचे कि तो ऑल थ्री तो नहीं होगा आपका। तो आपने एक एलिमिनेट कर लिया, लेकिन अभी बाकी तीन बचे जिनमें से आपको करना है। अब आप इसमें एक तरीका केस ले सकते हो, जैसी आपकी उस समय पेपर सॉल्व करने की सिचुएशन रही हो, कि अगर आपको लगता है कि हाँ रिस्क लेना है आपको, तो आप इसमें रिस्क ले सकते हो। मैं तो सेकंड स्टेटमेंट को सही मानूंगा कम से कम, तो उस हिसाब से मैं इसको तो हटा ही दूंगा। अब इन दोनों में जो मैं मार दूं उस समय मेरी किस्मत। अगला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1990s में कौन से सब्जेक्ट रिजर्व करे गए थे, कौन से सब्जेक्ट ट्रांसफर किए गए थे। अब दिस इज़ वेरी कॉमन सेंस कि आदमी ट्रांसफ़र वही करेगा जो उसके बहुत काम का नहीं है, और ब्रिटिश तो और बेकार लोग थे, वो ट्रांसफ़र वही करेंगे जो उनके काम का नहीं है, और रिजर्व रखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज है। इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जैसे जस्टिस, लैंड रेवेन्यू, पुलिस, ये इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है। अनइंपॉर्टेंट क्या है उनकी नज़र में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब सेल्फ गवर्नमेंट को हमारे यहाँ आज भी कितनी पावर है, तो ब्रिटिश कितनी देते होंगे, तो ऐसी चीज़ों को दे देंगे, लो संभालो, तो ये ट्रांसफर्ड होगा और ये रिजर्व होगा। ये कॉमन सेंस लगा के आपको, भले आपने ये सब्जेक्ट ना भी बताओ तो भी कॉमन सेंस लगा के आप कर सकते हो इस तरह का क्वेश्चन। 2023 का एक क्वेश्चन देखो। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंडिया एक्सट्रैक्ट मोर देन द क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स ग्राउंड फेयर विड्रॉल। मतलब दुनिया का लगभग एक चौथाई पानी इंडिया यूज करता है, जमीन से, ग्राउंड वाटर। मे भी सही हो, मे नॉट भी सही हो, हालांकि संभावना है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि इंडिया में पानी का यूज बहुत ज्यादा है ग्राउंड वाटर का। फिर भी चलो मान लेते हैं, आगे आते हैं। इंडिया नीड टू एक्सट्रैक्ट मोर देन ए क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर ईच ईयर टू सेटिस्फाई इट्स ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन नीड्स ऑफ ऑलमोस्ट 18% पॉपुलेशन। अब ये दो स्पेसिफाई कर रहा है कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए और सैनिटेशन के लिए इतना पानी जरूरत पड़ रहा है। अब यहाँ तक आते आते स्टेटमेंट इलॉजिकल होने लगता है।
क्यों? क्योंकि हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी करना होता है, हमारा इंडस्ट्रियल यूज भी होता है, कुछ एग्रीकल्चर यूज भी होता है। सबसे ज्यादा यूज तो एग्रीकल्चर यूज ही है। अब उन सब को छोड़ के हम सिर्फ पीने के लिए और सैनिटेशन में ही इतना पानी ले रहे हैं कि दुनिया का एक चौथाई पानी हो जा रहा है। तो हम एग्रीकल्चर अगर करने लगेंगे तो दुनिया का पूरा पानी खींच लेंगे। हालांकि ये बात मैं मानता हूँ कि इस तरह के स्टेटमेंट बहुत बार जब एग्जाम में बैठे होते हो, आपके ऊपर प्रेशर होता है, तो बहुत बार वहां पे ये लॉजिक काम नहीं आते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। नहीं आते, बहुत लोगों को नहीं आते, मुझे भी नहीं आते थे बहुत बहुत सारे स्टेटमेंट में। जब घर में आते हो आप, तो आपको समझ में आता है कि यार आपको, यार इसमें तो यार ये कैसे कर सकता था मैं। बट दैट इज फाइन, ये पार्ट एंड पार्सल है। आपका बस टारगेट होना है कि ज़्यादा के ज़्यादा ज़्यादा आपका दिमाग में आ जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा कर ले जाओ तो आपका वहाँ काम चल जाए। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो इसका क्वेश्चन है, गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी है जो, वो सोर्स ऑफ मरकरी पॉल्यूशन है। अब इसको तो आप डिनाई कर ही नहीं सकते। अगर एक भी मरकरी का कण निकल के जा रहा है गोल्ड माइनिंग में, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि मरकरी पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो इसको डिनाई नहीं कर सकते। कोल बेस्ड थर्मल प्लांट्स जो होते हैं वो मर्करी पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। अब कोयला जल रहा है, कोयला के साथ सल्फर होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, बहुत कुछ होता है उसमें से। अब उसमें जल रहा है तो थोड़ा बहुत मरकरी भी जल जाता हो, क्या पता, हमको नहीं पता, मतलब संभावना है पूरी। मे भी हो सकता होता हो, बल्कि इसको डिनाई करना बहुत कठिन है। अगला जो मैं लॉजिक भी बताऊंगा, दैट इज कि हार्ड टू डिनाई जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो मोस्टली सही होते हैं, क्योंकि उनको डिनाई करना बहुत मुश्किल है। और यूपीएससी वांट्स टू प्ले सेफ, तो यूपीएससी डिनाई कैसे करेगा? तो अब उसको छोड़ के वैसे आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या है, देयर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्करी। मतलब हमको दुनिया में आज तक पता ही नहीं है कितना सेफ लेवल है, इससे आगे तो नुकसान कर जाएगा। अब ये absurd स्टेटमेंट है, इतनी रिसर्च हो चुकी है, हमको हर लगभग चीज का पता कितना पर्टिकुलर ये जो चीज है वो इंसान के लिए ठीक है, या इससे ज्यादा हमको ह्यूमन बॉडी को हार्म कर जाएगा। तो एटलीस्ट ये तो गलत है। तो आपके दिमाग में ये क्लियर हो गया कि ऑल थ्री सही नहीं है। अब इन दोनों में से आप सोचो, मेरे हिसाब से प्रोबेबल स्टेटमेंट है, इनको गलत करना बहुत मुश्किल है। तो इसमें टू ओनली सही होने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो अब यहाँ से आप इस तरह अटेम्प्ट कर सकते हो इसको। इस क्वेश्चन में थोड़ा डिस्प्यूट भी था। कुछ लोगों का कहना था कि डब्ल्यूएचओ का मानना है कि देयर इज नो सेफ लेवल ऑफ मर्करी एक्चुअली, लेकिन यूपीएससी ने फाइनली जब लास्ट में आंसर की निकाली तो ओनली टू करेक्ट था। तो वी स्टिल डोंट नो कि उनमें से कौन से दो करेक्ट थे। सो यूपीएससी के स्टैंडर्ड से जाएं तो वी मोस्ट प्रोबेबली थिंक ये लास्ट वाला जो स्टेटमेंट था यही गलत माना होगा यूपीएससी ने, और ओनली टू कैसे करेक्ट थे। अगले तरीके पे आते हैं। एक होता है बुकिश स्टेटमेंट, एक होता है फ्रेम्ड लैंग्वेज। एक बुकिश स्टेटमेंट मतलब जो जनरल स्टेटमेंट है जो हर किताब में लिखा मिलेगा। और फिर क्या होता है, फिर एक एज एग्जामिनर जैसे बैठा होता है, तो अब उसको कुछ ऑप्शन गलत बनाने हैं ना, क्योंकि आपको गलत करवाने हैं उसको। तो कुछ ऑप्शन उसको गलत बनाने भी है। तो क्या करता है, कुछ लैंग्वेज फ्रेम करता है। और जैसे वो फ्रेम करता है, हमको वहीं से एग्जामिनर का माइंडसेट पकड़ना है कैसे फ्रेम किया जा सकता है। तो जब भी हमको कुछ फ्रेम लैंग्वेज ऐसा दिखे, तो हमारे दिमाग का जो सिक्स सेंस है वो जग जाना चाहिए कि शायद यहाँ कुछ गड़बड़ है गुरु। क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ो, वो किस लैंग्वेज है या फ्रेम लैंग्वेज है। अगर फ्रेम लैंग्वेज है तो आपको पकड़ना थोड़ा सीखना पड़ेगा। मैं आपको दो चार पांच क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी आपको आगे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। तो वो किस लैंग्वेज है जो हार्ड टू अंडरस्टैंड, जैसी बुक किताबें लिखी होती है उस तरह की लैंग्वेज है, तो सही होने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन फ्रेम लैंग्वेज है तो एक सेंस ऑफ अब्सर्डिटी का वो देगी आपको, बराबर लॉजिकल नहीं लगेगी, थोड़ी अजीब सी बात लगेगी, तो वो फ्रेम लैंग्वेज है। अब आगे आते हैं, कैसे करके दिखाता हूँ मैं आपको। 23 क्वेश्चन है कि रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईयू ने क्या क्या लॉन्च किया है, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। अब मे बी लॉन्च किया होगा या मे बी नहीं लॉन्च किया होगा। अगर आपको पता है तो इट इज ओके, नहीं पता है तो फिर नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। यूएसए एंड ईयू क्लेम, क्या क्लेम करते हैं ये लोग, कि थ्रू दिस दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल। मतलब कि यूएसए एंड ईयू क्लेम कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर काउंसिल बना के ये लोग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है जो, और फिजिकल प्रोडक्टिविटी है, वो सब अपने कंट्रोल में ले लेंगे। आपको समझ में आ रहा है ना, ये एकदम अपसर्ड स्टेटमेंट है। कोई कंट्री इस तरह क्लेम क्यों करेगा? मतलब इस तरह का क्लेम कोई कंट्री नहीं करेगा। कॉमन सेंस ये बोलता है, तो ये गलत है। जैसे ये गलत होगा तो आपका सी सही हो जाएगा। अगले पे आते हैं। विद रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया, 23 का क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। अब अगर एक बार सोच के देखो, बुद्धिज्म पे चैप्टर आप पढ़ रहे हो, उसमें अगर स्तूपा बुद्धिज्म ओरिजिन का है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये फैक्ट मेंशन ही नहीं होगा। ये मेंशन कब होगा, जब शायद नहीं होगा, तभी ये मेंशन कोई भी राइटर करेगा। अदरवाइज उसको क्या पता, उसको लगता है कि भाई स्तूपा तो बुद्धिस्ट के होते हैं। तो अगर इसका जो कॉन्सेप्ट निकल के आया है वो भी बुद्धिज्म से ही निकल के आया है, तो उसको शायद मेंशन करने की जरूरत भी नहीं है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये शायद एक फ्रेम लैंग्वेज का एक एग्जाम्पल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। स्तूपा इज जनरली ए रिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स। अब ये सबको पता है, बहुत बेसिक नॉलेज है ये। स्तूपा वॉज वोटिव एंड कमोमरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। अब ये भी मोटा मोटा सही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल स्टेटमेंट क्या था जिसको यूपीएससी ने इस तरह फॉर्म किया। इसमें वास्तव में दोनों सही थे। इस तरह का स्टेटमेंट था ये।
स्तूपा इन संस्कृत इज इम्पोर्टेंट फॉर बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर दो इट प्रीडेट्स बुद्धिज्म, मतलब कि बुद्धिज्म का पार्ट नहीं है। तो इस तरह की बात बुद्धिज्म चैप्टर में तभी लिखी जाएगी जब वो बुद्धिज्म का पार्ट नहीं होगा, अदरवाइज लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो दैट मीन्स कि ये फ्रेम लैंग्वेज है। यहाँ से आपका कॉमन सेंस जगना चाहिए। एग्जाम में थोड़ा करना कठिन होता है, लेकिन अब अगर आप 20 दिन है, अगर आप इसको थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा थोड़ा पकड़ना सीखोगे कि माइंडसेट कैसे पकड़ना एग्जाम का। अगला स्टेटमेंट देखो, इम्प्लीकेशन ऑफ रेटिफाइंग एडिशनल प्रोटोकॉल विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब आईएईए के साथ जो एडिशनल प्रोटोकॉल है उसको अगर आपने रेटिफाई कर दोगे तो क्या इंप्लीकेशन होगा। पहला है कि सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स है वो अंदर आईएए सेफ गार्ड के अंदर आ जाएंगे, जो कि संभावना है भाई, आईएए का काम ही यही है मोस्टली। अगला क्या है, मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन कम अंडर द इंस्पेक्शन ऑफ आईएईए। कोई भी कंट्री अपने जो मिलिट्री न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनको क्यों इंस्पेक्शन कराएगा आईएईए से, कोई क्यों बताना चाहेगा, मतलब ये तो फिर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगी। तो ये तो अबसर्ड स्टेटमेंट है। अगला आता है, कंट्री विल हैव द प्रिविलेज टू बाई यूरेनियम फ्रॉम एनएसजी। अब इंडिया की एनएसजी में बिड के पे बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों ने सुना होगा कि क्या इस पे था, एनपीटी साइन होना चाहिए, और एनएसजी किसी को नहीं बेचता है। एनएसजी एक तरीके से कार्टेल है। जिसने एनएसजी का थोड़ा बहुत पढ़ा है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के बारे में, तो ये अंडरस्टैंड कि ये स्टेटमेंट गलत है। बट हो सकता है आपको ना पता हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सब पता ही होगा। मुझे अभी पता है इसका मतलब आपको एग्जाम में ही पता होगा, हो सकता है ना पता हो, लेकिन आपने बी नंबर तो एलिमिनेट कर लिया क्योंकि ये फ्रेम लैंग्वेज जैसा लग रहा है, अजीब अजीब लैंग्वेज है। अगला पर देखते हैं, द कंट्री ऑटोमेटिकली बिकम्स ए मेंबर ऑफ एनएसजी। अब ये भी अपसेट स्टेटमेंट है। किसी भी दुनिया के ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्री ऑटोमेटिकली पार्ट नहीं बन सकता, उसकी सॉवरेंटी भी कोई चीज होती है। तो ये तो गलत है। तो कम से कम इतना नैरो डाउन कर लिया आपने 1 और 3 में, फिर आपके चांस है। 3 मेरे हिसाब से गलत है। अगर आपको 3 में अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज अगर प्रिवेल करेगा आपका, तो आप उसको ए सही कर दोगे। जो माइल्ड वर्ड्स होते हैं उनके सही होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है ना, जैसे कि मे बी, कैन बी, मे लीड टू, सम, सीम, माइट, वन ऑफ द, फ्यू ऑफ द, मोर देन, लेस ऑफन, मैनी, मोर देन, मच, मोर ऑफन देन नॉट, मोस्ट ऑफ द टाइम, समटाइम्स। ये सब बहुत माइल्ड स्टेटमेंट हैं कि कह रहे हैं कि ऐसा होने की संभावना होती है, कभी कभार हो जाता है, कभी कभार नहीं होता, मतलब ये पॉसिबिलिटी शो करते हैं। इनके सही होने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर किसी स्टेटमेंट में ये यूज हुए हैं तो मान के चलो कि मोस्टली वो सही हुई होगा, जब तक कि कोई एक्सट्रीम चीज ना उसके साथ ऐड हो जाए। अगर सोचो इस तरह की चीज जब बहुत माइल्ड वे में कही जा रही है, कोई चीज कही जा रही है, अगर दुनिया में कहीं एक भी उस चीज का एग्जाम्पल होगा तो वो फिर सही हो जाएगा, तो उसको गलत करना बहुत कठिन है, तो इसलिए वो सही है। अब आपके इसके एग्जाम्पल देखते हैं थोड़े बहुत। फॉलोइंग फिनोमिना माइट हैव इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सा फिनोमिना है जिसने शायद इवोल्यूशन को इम्पैक्ट किया होगा। अब इसमें वो कंटिनेंटल सेल्फ लिखा, उसने ग्लेशियल साइकिल लिखा, इसमें वो एक्स वाई जेड कुछ भी लिख देता ना, मोस्ट प्रोबेबली आपको सही ही करना पड़ता, क्योंकि वो इतना माइल्डली पूछ रहा है कि किसी चीज का बहुत डिस्टेंट भी कोई रोल है, कोई यूज है इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में, तो वो सही होगा ऑप्शन उसका। तो इसमें बहुत सही है, दोनों के दोनों सही है। कॉन्टिनेंटल सेल्फ का भी रोल होगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का भी रोल होगा, ग्लेशियर साइकिल का भी रोल होगा। अब इसमें लिख देता कि फूड साइकिल, इसमें लिख देता कि कार्बन साइकिल, इसमें लिख देता एक्स वाई जेड साइकिल। मोस्टली सबका ही रोल होता है क्योंकि माइट है, कितना माइल्डली पूछा है उसने, तो लगभग सबका ही होता है, तो सारे सही होने वाले थे इसमें। तो अगला देखते हैं, 2022 का एक क्वेश्चन है, बायोफिल्म्स कुछ होती हैं फॉर एग्जांपल, नहीं पता हमको, फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यूज। ऑप्शन क्या है, कैन फॉर्म। कैन इज बहुत माइल्ड स्टेटमेंट है, ऐसा हो सकता है, अगेन कैन, और यहाँ पे भी कैन, सब जगह बहुत एक पॉसिबिलिटी वाला स्टेटमेंट है। ये तीनों के तीनों सही थे। इसी तरह प्रोबेबल जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो मोस्टली सही होते हैं, जैसे डिजायरेबल स्टेटमेंट होगा, कोई प्रोग्रेसिव सा थॉट होगा, कोई पॉजिटिव थॉट होगा, इनेबलिंग थॉट होगा, जनरल सिंपल थॉट होगा, कोई सब्जेक्टिव स्टेटमेंट होगा, ये जनरली सही होते हैं। बस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि कोई एक्सट्रीम वर्ड के साथ अगर ये साथ में आ रहे हैं तो सही नहीं होंगे। वर्ड जनरली अगर किसी चीज के आगे लगा है तो मोस्ट प्रोबेबली फिर उसके आगे जो लिखा है वो उसको गलत करना बहुत मुश्किल होता है, मोर प्रोबेबिलिटी हो जाती है उसकी। कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं इसको। पहला क्या है, 24 का ही क्वेश्चन है, कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल इन फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। अब ये बहुत ही माइल्ड है, इसको गलत करना बहुत मुश्किल है। कोई कैसे कह देगा कि दे आर नॉट हाईली अनलाइकली टू, कि ऐसा हो जाएगा, ये बहुत मुश्किल है इसको। तो मतलब स्टेटमेंट 1 तो सही है। अगले उस पर जाते हैं, कार्बन मार्केट्स ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट। अब ये स्टेटमेंट में बहुत डाउट है लोगों को, कोई कहता है कि गलत है, कोई कहता है सही है। मेरे हिसाब से एक स्टेटमेंट गलत है कि कार्बन मार्केट का एक्चुअली ये पर्पज नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अगर कार्बन मार्केट एक तरीके का टैक्स लगाती है तो टैक्स गवर्नमेंट के पास जाती है, तो एक तरीके से रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं फिर भी। लेकिन वो जो ब्रॉड सेंस में देखोगे कार्बन मार्केट, तो कार्बन मार्केट ये चीज नहीं है। कार्बन मार्केट तो मेरी नजर में ये स्टेटमेंट गलत है, तो मेरे हिसाब से तो ये सही होगा इसका। अभी इसके आंसर किया ही नहीं है तो कोई भी 100% श्योर नहीं है, लेकिन हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उसके हिसाब से ये सही है। अगला देखते हैं, आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल, त्रिपुरा। अब क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑफ द अबव
जनरली नोन अगर पूछता नोन तो भी ये कठिन हो जाता थोड़ा सा कहना कि यार क्या पता, हो सकता है कि साला आंध्रा में चाय ना पैदा होती हो, पर जनरली नोन कि जनरली थोड़ी बहुत ही पैदा हो गई तो मतलब माने जाते हैं कि होता होगा, तो इसमें सारे सही थे। इसी तरह बायोफिल्म्स तो जो मैंने बताया, जो प्रोबेबिलिटी दिखाते हैं, कैन करके बात करते हैं, वो सारे सही होते हैं मोस्ट प्रोबेबली, तब तक कि कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट ना हो या बहुत ऐसा फैक्ट ना हो जो आपको पता है, तो आपको सारे सही करके ही आने हैं वहां पे एग्जाम में। अगला लॉजिक है हार्ड टू प्रूव रॉन्ग। जो स्टेटमेंट होता है, ऐसा स्टेटमेंट जिसको प्रूव गलत साबित करना बहुत मुश्किल है किसी भी रीजन से, कोई प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है, एनी अदर रीजन है, तो उसको यूपीएससी भी इनकरेक्ट नहीं मानता। यूपीएससी बहुत सेफ खेलना चाहता है। अब मैं आपको इसको एग्जांपल से दिखाता हूँ आगे चल के। एग्जांपल क्या है, जो 24 का ही क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर रेजिड्यू, कॉर्न ग्रेन, वाटर वेस्ट, वाटर ट्रीटमेंट, स्लज, वुड मिल्क वेस्ट, ये चारों हैं, क्या इनसे एविएशन फ्यूल बनाया जा सकता है? कैन बहुत माइल्डली पहली बात तो पूछ रहा है, क्या बनाया जा सकता है? अब कोई आदमी कह पाएगा कि नहीं बनाया जा सकता? कह सकता था, जबकि जो स्टेटमेंट होता वो बहुत अलग होता। मान लो ऐसे लिख देता कोबाल्ट एक ऑप्शन दे देता, तब आपको समझ में आता है कि ये चारों चीजें जो है, ये कार्बन बेस्ड चीजें हैं। एविएशन फ्यूल फ्यूल भी कार्बन बेस्ड होगा, तो कॉमन सेंस ये कहता है कि इनको आप डिनाई नहीं कर सकते, इनमें कार्बन तो है और किसी न किसी फॉर्म में इनको चेंज करके आप एविएशन फ्यूल बना सकते हो। लेकिन फॉर एग्जाम्पल लिख देता है यहाँ पे कॉपर, तो वो गलत हो जाता। तो यहाँ पे फिर अब कुछ लोग बोलते हैं कि यार देखो ट्रिक फेल कर गई। ट्रिक नहीं फेल करी, कॉमन सेंस लगा लिया आपने उस जगह पे कि इनऑर्गेनिक चीज ऑर्गेनिक नहीं बना सकता डायरेक्टली, वो तो नॉर्मल प्रोसेस से नहीं बन सकता। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि ये ऑप्शन है मरकरी पोल्यूशन के बारे में, ये मैंने तो इसका एग्जांपल पहले भी दिया है। अब ये चीज याद रखो कि कुछ ट्रिक्स ऐसी होती हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें मल्टीपल ट्रिक्स लगती हैं, तो मैं आपको एक ही, हो सकता है कि एक ही चीज का हो सकता है सेम ही क्वेश्चन को दो चार जगह लगा के बताऊं कि देखो यहाँ ये क्यों सही है, यहाँ पे ये क्यों सही है। तो अपन देखते हैं, पहले क्या है, गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी है जो सोर्स ऑफ मरकरी पोल्यूशन इन द वर्ल्ड। अब अगर गोल्ड माइनिंग से दो चार कतरे भी माइनिंग मरकरी के निकल रहे हैं, तो मरकरी पोल्यूशन बढ़ा रहा है। अब इसको गलत सिद्ध करना इम्पॉसिबल है। इसी तरह सेकंड है, कोल बेस्ड प्लांट से जो मरकरी पोल्यूशन निकलता है, अब कोल जलाया जाता है, उसमें मरकरी भी थोड़ा बहुत कहीं से आ जाता होगा, क्योंकि जब मिट्टी तो है, रॉक है ना, वो एक तरीके का आ भी सकता है उसमें। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट होते हैं, इनको गलत सिद्ध करना बहुत मुश्किल होता है। जिनको गलत सिद्ध नहीं कर सकते उनको यूपीएससी गलत नहीं मानता, तो वो दोनों सही होंगे इस केस में। ये जो स्टेटमेंट था एक्सट्रीम स्टेटमेंट था, इसलिए गलत थे। अब इसी तरह बायोफिल्म के बारे में बता रखा है, इनको गलत प्रूफ करना बहुत मुश्किल है। बायोफिल्म्स कैन फॉर्म, यस इट कैन फॉर्म, यू कैन नॉट से कि भाई ये तो नहीं फॉर्म हो सकती, और अगर ऐसा कहना है तो फिर उसके पीछे प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं दिखता है। तो ये सही होने, सारे सही होने की संभावना है यहाँ पे। अगला स्टेटमेंट और देख लेते हैं। ये स्टेटमेंट है कि एक्सिलरोमीटर के बारे में। एक्सिलरोमीटर क्या होगा, पहले एक बार 2 मिनट सोचो। एक्सिलरेशन को मीटर करेगा, एक्सिलेशन को मापेगा, वो होगा एक्सेलरोमीटर। अब ये पूछ कर रहा है कि डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन रिजल्ट्स इन डिप्लॉयमेंट ऑफ एयरबैग। अब एयरबैग खुल जाते हैं फटाफट, इसमें एक्सेलरोमीटर का क्या यूज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हाउ कैन यू डिनाई इट? डेफिनेटली, क्योंकि एकदम से एक्सेलरेशन बंद हो रहा है और उसके बाद तुरंत खुल जाता है एयरबैग, दैट मींस कि यहाँ पे हो सकता है, यू कैन नॉट डिनाई इट। डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल फ्रॉम लैपटॉप, मतलब लैपटॉप आपका टेबल पे रखा है और एकदम से वो टेबल से गिरने लगा, दैट मींस कि एक्सेलरेशन में फर्क आया। तो एक्सेलोमीटर का यूज हो सकता है कि वहां पे वो आपका जो हार्ड ड्राइव है उसको टर्न ऑफ कर दे ताकि आपका डाटा खराब ना हो। डेफिनेटली हो सकता है, यू कैन नॉट डिनाई इट। डिटेक्शन ऑफ टिल्ट इन स्मार्टफोन व्हिच कैन रिजल्ट इन रोटेशन ऑफ डिस्प्ले बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। फोन को जब आप घुमाओगे तो एक एक शॉट ऑफ मोशन तो हो ही रहा है, तो उससे एक्सेलरेशन भी हो रहा है, तो क्या एक्सेलरेशन का रोल नहीं हो सकता वहां पे? यू कैन नॉट डिनाई इट। हो सकता है, हो सकता है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑल थ्री सही होगा। इसी तरह से आगे आते हैं, पल्स प्रोडक्शन में पूछ रहा है ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड बोथ इन खरीफ एंड रबी। अब मान लो एक बार आप कह दो कि भाई जो ग्राम है दैट इज ए राबी क्रॉप, लेकिन एक आदमी है जो अपने घर के अंगने में एक गमला रखा हुआ है उसने, और उसने खरीफ सीजन में उसको पैदा कर दिया। हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है। इसको आप मना तो नहीं कर सकते कि नहीं हो ही नहीं सकता, इसको तो नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि ये सही होगा, यूपीएससी इसको सही मानेगा, तो उस वे में ये तो सही होगा। अब बाकी ये अदर जो तीन स्टेटमेंट्स हैं वो दोनों गलत कैसे हैं, उनमें अलग टिक लग रहा है, जो शायद हार्ड टू प्रूव टिक वाले स्टेटमेंट वाले से रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये सेम क्वेश्चन मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। जैसे कि कंसिडर द फॉलोइंग हैवी इंडस्ट्री। अब ये कुछ हैवी इंडस्ट्री देखा है, इनके बारे में कुछ पूछ रहा है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, ऑयल रिफाइनरी, स्टील। पूछ क्या रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डिकार्बोनाइजिंग हाउ मेनी ऑफ देम। अब इस पे भी आप डिनाई नहीं कर पाओगे कि ग्रीन हाइड्रोजन का कोई रोल ही नहीं होगा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, या ऑयल रिफाइनरी में, या स्टील प्लांट्स में, या कोई भी एक्स वाई जेड व्हाट्सएवर इंडस्ट्री। कह पाओगे आपके ग्रीन हाइड्रोजन का कोई रोल भी नहीं होगा फ्यूचर में? कभी नहीं कह पाओगे। दैट मीन्स कि आपको सारे सही करने पड़ेंगे। ये जो स्टेटमेंट है ये हार्ड टू प्रूव रॉन्ग है, इसको आप रॉन्ग प्रूव करना प्रेजेंटली प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, तो उसको यूपीएससी सही मानेगा। अगला देखो, स्टेटमेंट है ग्लोबल ओशन कमीशन जो ग्रांट करता है लाइसेंसेज फॉर सी बेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग। अब ये आपको पता हो सकता है, पता नहीं हो सकता, वैसे तो स्टेटमेंट गलत है। ग्लोबल सी बेड अथॉरिटी है जो इस तरह के लाइसेंसेज देती है, बट आपको पता है नहीं पता है वो आपको आगे की बात। फिर भी हमको करना है इलिमिनेट, आंसर उसका बाई प्रोडक्ट है, हमारा पहला काम है इलिमिनेट। दूसरा स्टेटमेंट देखो,
इंडिया हैज रिसीव्ड लाइसेंसेस फॉर सीबेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इंटरनेशनल वाटर्स। अब ये बहुत कॉमन फैक्ट है, मोस्टली सबको पता है कि इंडियन ओशन में एक काफी बड़ा एरिया है जो इंडिया को दिया गया है। ये मोस्टली पता होना चाहिए, मैं तो मानता हूँ, पर मे भी आपको ना पता हो, दैट इज ओके। हमारा काम है एलिमिनेट करना अगले वाले को। रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रेजेंट इन सी फ्लोर इन इंटरनेशनल वाटर्स। अब इस स्टेटमेंट को कोई दुनिया में डिनाई नहीं कर सकता, कोई नहीं कह सकता कि नहीं रेयर अर्थ मिनरल नहीं प्रेजेंट है सी फ्लोर पे। तो ये तो 200% सही है। मतलब आपको तीन तो चाहिए ही, जिसमें तीन नहीं है वो तो गलत हो गया, मतलब ये तो गया। अब इन तीन में एक सही होगा। अब आपको अगर ये सब पता है बाकी दोनों, तो आपका अब सही हो जाएगा, अदरवाइज एक एलिमिनेट तो हो ही गया आपके लिए। और एलिमिनेशन का यही पर्पस है। एलिमिनेशन से जरूरी नहीं है कि आंसर आई आ जाए, लेकिन आप आंसर पाने के क्लोज पहुंच जाते हो। अब एक बहुत बेहतरीन तरीका है इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी का मतलब क्या होता है? दिस इज ए स्टडी एंड ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री ऑफ द वर्ड। शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है, व्युत्पत्ति शास्त्र बोलते हैं इसको हिंदी में, कि शब्दों का उत्पत्ति कैसे हुई है, कौन से रूट वर्ड से शब्द कैसे निकला है। जब आप किसी शब्द को, जिस तरह के कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें कोई अजीबोगरीब शब्द पूछे होते हैं, तो अगर आप कभी कभी उन शब्दों को तोड़ लो, उनका संधि विच्छेद कर लो, तो उनसे आंसर निकल आता है। अब ये करके देखते हैं कैसे होता है। क्वेश्चन था, खराई कैमल जो है एक ब्रीड है जो पाई जाती है इंडिया में। अब इसमें आपको पहला क्वेश्चन था, इट इज कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर इन द सी वाटर। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, ज्यादा आपको नहीं पता, मे भी हो सकता है, मे भी ना, लेकिन क्या समझ में आ गया? सी वाटर। खराई को एक बार तोड़ के देखो। खराई, खराई, खारा। खारा क्या होता है? खारा लोग बोलते हैं ना, समुद्र का पानी खारा होता है। मतलब समुद्र का जिस तरह का पानी होता है जिसमें नमक मिला होता है, थोड़ा बहुत नमक की मात्रा ज्यादा होती है, उसको खारा पानी बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया कि कोई खराई केमल है, दैट मीन्स कि ये समुद्र से रिलेटेड है, जहां से जान से, तो सी वाटर से रिलेटेड। तो मतलब इस सेंटेंस के सही होने की संभावना ज्यादा है। अब इसमें एक ही हो सकता है कि फैक्ट्स जनरली यूपीएससी गलत करता है, तो हो सकता है इसको गलत कर दिया हो सकता है इसमें आप मान सोच सकते हो कि हो सकता है 3 की जगह 4 ही करते हो। हालांकि इसमें भी बहुत मुश्किल है इसको गलत कर पाना, क्योंकि इस तरह की चीजों कोई एग्जैक्ट रेंज नहीं होती। जनरली होता है कि भाई यहाँ 2 से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक कर लेगा। अब इसमें अगर कोई एक्सट्रीम कर देता है कि 100 किलोमीटर तैर जाता है, अगर यूपीएससी को गलत करना होता तो वो 3 की जगह 4 कभी नहीं लिखेगा। वो पता है क्या लिखेगा? 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, क्योंकि फिर वो आप, क्योंकि ये यूपीएससी उम्मीद ही नहीं कर रहा कि आपको सही हो। देखो एक बात याद रखो हमेशा, जब भी कोई ऊल जलूल क्वेश्चन देखो, मतलब ऐसा क्वेश्चन जो शायद किसी को नहीं आएगा, तो हमेशा याद रखो कि वो नॉलेज को टेस्ट करने के लिए बनाया ही नहीं गया है। वो क्वेश्चन बनाया गया है, उससे यूपीएससी को टेस्ट करना है आपका लॉजिक, आपका कॉमन सेंस, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो अब आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है यहाँ पे। अगला स्टेटमेंट देखो, इट सर्वाइव्स बाय ग्रेजिंग ऑन मैंग्रोव्स। अब ठीक बात है कि समुद्र के किनारे मैंग्रोव होते हैं, तो वहां पे खा लेता होगा मैंग्रोव। जब अगर समुद्र में तैरता है तो वहां की जो वनस्पतियां वो खाता भी होगा। ये भी कॉमन सीधे सीधे समझ में आ रहा है। अगला क्या है? इट लिव्स ऑन द वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड। अब ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इट कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड, इसका कहना है इवन भेड़िए वुल्फ तक डोमेस्टिकेट हो सकते हैं, कुछ भी, मतलब इट कैन नॉट बी कहना बहुत एक्सट्रीम चीज है, तो ये तो गलत होगा भाई। तो उस हिसाब से 1 और 2 सही है इसके। अगला था क्या था? R2, मतलब 2 R, कोड ऑफ प्रैक्टिस कॉन्स्टिट्यूट ए टूल अवेलेबल फॉर प्रोमोटिंग एंड ऑप्शन ऑफ। अब किसके लिए? अब इसमें देखोगे अगर तोड़ के, तो इसमें दो, एक बार रिस्पॉन्सिबल यूज हुआ, एक बार रिसाइकलिंग यूज हुआ है। तो क्यों ना, क्या पता ये दोनों आर एक बार रिस्पॉन्सिबल के लिए, एक बार रिसाइकलिंग के लिए ही हो। लेकिन हालांकि हमेशा याद से क्वेश्चन ध्यान रखना होता है कि पहला ऑप्शन देख के उसको कभी टिक नहीं करना, आपको बाकी तीन देखने हैं। जब आपको अजीब वगैरह लगे तो पहला सही कर दो, तरीका ये होता है। तो दूसरा देखो, इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन, सस्टेनेबल प्रैक्टिस ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप इन डिग्रेडेड लैंड्स, पता नहीं, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब इनसे उस तरह का कोई लिंक बन नहीं रहा, हो सकता है आपको एकदम ना आता हो, आपको एकदम नहीं आता, आपको मजबूरी में करने की जरूरत पड़ रही है, तो आप इसमें ए मार दो R2 से लिंक करके। अब ये एकदम अजीबोगरीब लॉजिक है, आई अंडरस्टैंड, इसके पीछे कोई सेन लॉजिक नहीं है, बट इस तरह की चीजें मोस्टली देखी गई हैं कि सही होती है। मैं आपको और करके दिखाता हूँ, आगे और ऑप्शन देखो, दिखाता हूँ। अगला क्या है? पूछा गया है परमितास के बारे में। अब परमिता बहुत लोगों को नहीं पता था उस समय जब आए थे। ऑप्शन क्या है? अर्लियस्ट धर्मशास्त्र हैं जो लिखे गए थे सूत्र स्टाइल में। फिलोसॉफिकल स्कूल्स हैं जो वेदा के थॉट एक्सेप्ट नहीं करते, मे बी। परफेक्शंस अटेंड लेड टू बोधिसत्वपात, मे बी सही हो। पावरफुल मर्चेंट जो गिल्ड्स थी ये। अब अगर आप परमिता को तोड़ के देखोगे तो एक बार परम और इता, परम मतलब परम पिता समझ लो, भगवान या सुप्रीम बीइंग, समथिंग सुप्रीम, परम से सबको पता है परम। अब इता कुछ लोग अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। एक शब्द होता है परिणीता। परिणीता मतलब जिसका परिणय होके, ईता मतलब चली गई, परिणय मतलब शादी, और चली, ईता, ईता संस्कृत में मतलब होता है, जिसको संस्कृत थोड़ा आइडिया है तो ये कैन अंडरस्टैंड कि संस्कृत का मतलब है गाँव नहीं है, चला गया कुछ। तो अब दोनों को, इन शब्दों को मिला के देखो, यू कैन अंडरस्टैंड कि ऐसा आदमी जिसको परफेक्शन मिल चुका है, जो बोधिसत्व के वर्च्यू को फिट करता है, वो होगा परमिता। तो उस हिसाब से ये आप सही कर सकते हो। एटमोलॉजी लगा के इस तरह के ऑप्शंस निकलते हैं। अगला आगे देखते हैं। अगला क्या था? पंचायतन स्टाइल किसके बारे में ये पूछ रहा है। अभी क्या है? असेंबली ऑफ विलेज एल्डर्स, ये एक चीज है। अगला क्या है? रिलीजियस सेक्ट है। अगला क्या है? स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन, मे बी। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरी, मे बी। अब पंचायतन को तोड़ के देखो, पंच
तो 5 समझ में आ रहा है मोटा मोटा। आयतन, आयतन का मतलब होता है जनरली जगह, वो जगह या घर या कुछ ऐसी जगह, जैसे कि बोला जाता है पंचायत, तो पंचों का आयत मतलब पंच जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं, दैट इज पंचायत। तो उसी तरह पंचायतन शैली मतलब घर, पंच 5, और एक तरीके से घर या इसको टेम्पल भी कहते हैं कुछ, एक तरीके से एक अलग सेंस में, तो 5 घर या 5 टेम्पल, तो उस हिसाब से कुछ आपका थोड़ा समझ में आएगा कि 5 घर की बात हो रहा है, 5 टेम्पल एक तरीके का फॉर्मेशन है, तो शायद आप वहां से लिंक करके इसको आप सही कर पा जाओ। मैं नहीं कह रहा कि सही कर ही दोगे, मैं भी ना सका सही कर पाओ, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा सही नहीं कर पाता आदमी, बहुत बार गलत भी हो जाता है, या बहुत बार एग्जाम में नहीं हो पाता, घर पे आके हो जाता है, बट दैट इज फाइन, मे भी हो जाए, और अगर हो जाए तो आपको अल्टीमेटली नेट पॉजिटिव मिलेंगे, बस वही आपका काम है। अगला देखते हैं, अग्रहट्टा क्या चीज है। वास्तव में ये है तो एक वाटर व्हील जो कि इरिगेशन के लिए यूज होता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट ठीक है बहुत लोगों को नहीं पता हो सकता है। तो इसका एटमोलॉजी क्या कहती है, हालांकि बहुत टफ है इसकी एटमोलॉजी, बहुत मतलब शायद 90% लोगों को नहीं आएगी ये। आरा माने होता है रोटेटिंग और सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स लाइक व्हील या गोल गोल घूमने वाली चक्का। घट्टा माने होता है संस्कृत में इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब ऐसी कोई चीज जो तुम बना रहे हो, कोई डिवाइस है, मशीन, तो गोल गोल मशीन, मोटा मोटा इसका समझ मतलब ये आ रहा है। तो ये इसी चीज से लिंक ही हो रहा है। अब ये थोड़ा कठिन है, मे भी किसी को समझ में आए ना, नहीं भी आ सकता, दैट इज फाइन। अब ये आ गया वट्ट किरुतल, वास्तव में तमिल लैंग्वेज है, तो तमिल लैंग्वेज से निकलेगा इसका जो रूट वर्ड है। अब ये मैंने गूगल से पढ़ा है, मुझे भी नहीं आता था, एग्जाम में आता तो मैं भी नहीं कर पाता, बस आपको बताने के लिए कि इस तरह निकलता है, या कोई तमिलियन है जो ये वीडियो देख रहा है तो शायद उसको समझ में आ जाए कि हाँ ये इस तरह का लॉजिक यूज हो सकता है। आपको, आप तमिलियन नहीं हो, आप हो संस्कृत, आपको संस्कृत पता हो, अगर संस्कृत पता है आपको तो संस्कृत का कोई रूट वर्ड लगा दोगे। मान लो कोई बच्चा जो भोजपुरी या बिहार से रिलेटेड है, वहाँ कोई भोजपुरी शब्द भाषा में कोई शब्द होता है, उसका कोई रूट वर्ड निकाल के एग्जाम में अप्लाई कर सकता है। तो ये बताने का मेरा पर्पज यही है कि इस तरह की चीजें अप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। वट्ट का मतलब होता है कि एक गोल गोल सा रिचुअल सा प्लेस इज वट इन तमिल लैंग्वेज। किरुतल का मतलब होता है एक रिचुअलिस्टिक तरीके से आप एज ए, मतलब जब आप पश्चाताप कर रहे हो तो आप बैठे हो एक जगह पे, ऐसे करके बैठे हुए हो, गोल गोल सी जगह है जहाँ पे आप बैठे हुए हो, तो अब रिचुअलिस्टिकली कोई जगह है जहाँ पे आप बैठे रहोगे। इसका क्या मतलब होता है मोटा मोटा, अगर आप इनसे निकालोगे कहीं से, इसका ये मतलब निकल के आता है, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में एक शब्द होता है संलेखना, ये संथारा, ये शायद जैन धर्म का एक ट्रेडिशन है। कुछ लोग करते थे ये कि वो जब मरने की सिचुएशन में आए थे, ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ये किया था कि जब वो मरने की सिचुएशन में आ गया तो उसने खाना पानी सब छोड़ दिया, तो अपने आप ही मर गया, इसको बोला जाता है संलेखना, संथारा। ये जैन धर्म का एक ट्रेडिशन है जो इस समय इंडिया में इलीगल है। अगला देखो आप, इसमें 4-5 तरीके दे रखे थे, उनका एक्सप्रेशन दे रखा था। एक बीच था जो पकड़ने लायक था इसमें, शर्मना। शर्मना में श्रम, शर्मना में श्रम से निकल रहा है, श्रम, श्रम मीन्स जो मेहनत करता हो स्पेशली। तो जो मेहनती इस टाइप का आदमी होगा वो हाई प्रीस्ट नहीं होगा, इसमें इसके आगे लिखा क्या हुआ है, प्रीस्ट विद हाई स्टेटस। ये जनरली लो रैंकिंग आदमी होगा, क्योंकि मेहनती आदमी को जनरली आदमी बहुत ऊपर नहीं मानता है, समाज हमारा ऐसा ही है। अगला है उपासका। उपासका समझ में आ रहा है कि हाँ ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, ये कुछ हद तक क्लियर हो रहा है कि उपासक मतलब फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। तो आपका ये समझा श्रमना शायद गलत है, तो दो तो गलत है आपकी नजर में, मोटा मोटा दो नहीं होना चाहिए, तो इसका एक ही ऑप्शन हो सकता है 1 और 3, अगर आप इसको लिंक कर पाए तो ठीक है। और इसका एक लॉजिक और है, ये 2020 में पूछा गया था, या फिर 2016 क्वेश्चन, देखो 4 साल पहले पूछा गया था, एक क्वेश्चन था, और इसका वैसे ऑप्शन तो मागध था, लेकिन इसमें एक ऑप्शन क्या था, श्रमना भी दे रखा था। तो हम लोग बार बार बोलते हैं ना कि आपको एनालाइज जब करना है प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो उसके सारे ऑप्शंस के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। तो अगर आपने इसका एनालिसिस किया होता है इस समय पे, तो आपने श्रमना के बारे में भी 2-5 लाइनें पढ़ी होती, उन 2-5 लाइनों से ये क्वेश्चन शायद सॉल्व हो गया होता। अब समझो कितना इंपॉर्टेंट रहता है पिछले साल के पेपर्स के सारे ऑप्शन पढ़ना, कि अगले साल कोई ना कोई उस तरह का ऑप्शन पूछा जा सकता है। मैंने बताया था ना पिछले वीडियो में, यूपीएससी इज वेरी लॉयल टू इट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट थिंग, उन पे घूम घूम के आता रहता है, आता रहता है। तो जो एक बार पूछा जा चुका है उसके पूछाने की संभावना फिर ज्यादा है, उस तरह से सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ रिपीट होगा। अगला पे आते हैं, गौतम बुद्ध नोन एज, अब 3 नाम दे रखे हैं इसमें। तथागत मोस्टली सबको पता होगा, तथागत बुद्ध, तथागत बुद्ध सब कहते हैं, तो बहुत कॉमन चीज है। एक है सांख्य मुनि, ये कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, जिनको नहीं पता होगा वही लॉजिक है। ये तो पढ़ा होगा सबने कि गौतम बुद्ध थे वो सांख्य क्लैन से आते थे, उनके कबीले का नाम था सांख्य। सांख्य मुनि, सांख्य, सांख्य लोगों का मुनि, तो लॉजिकली समझ में आ रहा है कि हाँ ये गौतम बुद्ध को ही रिफर कर रहे होंगे। पहला है इसमें न्यायपुत्र, अब किसी को नहीं भी पता होगा या नहीं, ये पता भी होगा, लेकिन जनरली इस तरह की चीज हमने कभी सुनी नहीं है, न्यायपुत्र या नयापुत्र गौतम बुद्ध के लिए। तो मोस्टली मेरे हिसाब से 2 और 3 सही होने की संभावना ज्यादा है, तो शायद मैं 2 और 3 इसमें मैं ऑप्शन में होता, एग्जाम दे रहा होता तो मैं शायद 2 और 3 मार देता। अगला सेंटेंस देखो, कुल्य वाप द्रोण वाप क्या चीज है। वाप को आप किस एक तरीके से माप से एसोसिएट कर सकते हो, मापना। हालांकि मैं आपको बताऊं, जब मैं पेपर दे रहा था तो ये क्वेश्चन मेरा भी सही नहीं हुआ था, मैं वहां पे माप को, इसको वाप को माप से एसोसिएट नहीं कर पाया था। मेरे दिमाग में आया था कि ये द्रोण मतलब कोई बात हो रही है गुरुदेव की, द्रोणाचार्य से निकला मैं बोला। कुल मुझे मुझे लगा कि बात हो रही है कोई
कुल मतलब कुल मिला के एक तरीके से खानदान जैसी कुछ बात हो रही, तो मैंने इसको क्या मारा था, रिचुअल, रजिस्ट्रियल रिचुअल, जो कि गलत हो गया था मे बी, बट एक तरीके का प्रयास है, इस तरह के प्रयास नेट पॉजिटिव ही रिजल्ट करते हैं, ये बात आप लिख के मानो। तो जो मैंने प्रयास किया इस तरह, हो सकता है आपका भी इस तरह कोई अजीबोगरीब प्रयास होता है जो आप शायद एग्जाम सही नहीं होता, लेकिन प्रयास करना है आपको, आपको उसको तोड़ के एटमोलॉजी पे रख के और उसको तोड़ के संधि विच्छेद करके कुछ ना कुछ जोड़ने का प्रयास करना है, सही होते हैं मोस्टली, ऐसे निकलते हैं सही। अब अगला टॉपिक है ऑड वन आउट। क्वेश्चन में पैटर्न छुपे होते हैं, जो आप आंसर देखते हो तो उसमें पैटर्न्स होते हैं, तो उन पैटर्न्स को सब पहचानना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एक स्टेटमेंट सही है बाकी तीन स्टेटमेंट यूपीएससी के एग्जामिनर ने फ्रेम किए हैं, तो वो कुछ अजीबोगरीब चीजें उनमें लिख दी हैं या उसका उस आंसर से रिलेशन नहीं है, क्योंकि आपको चार तीन, ये हमेशा याद रखो कि एग्जामिनर को तीन ऑप्शन बनाने पड़ते हैं, एक ऑप्शन उसको पता होता है कि इस क्वेश्चन का ये उत्तर है, बाकी तीन उसको बनाने पड़ते हैं, तो वो जो बनाए पड़ते हैं वो कभी कभी अलग होते हैं, थोड़े अलग से होते हैं, उससे रिलेटेड नहीं होंगे, हो सकता है तीनों एक ही तरीके से बना दे वो। अब ये आपको मैं एग्जांपल से दिखाता हूँ, समझ में आएगा आपको। पहला टॉपिक क्या था, पहला क्वेश्चन क्या था, विटल विध्वंसक, ये क्या था, फर्स्ट मंथली जनरल था जो अनटचेबल लोगों के लिए बनाया गया था, किसने किया था ये, ऑप्शन क्या है, गोपाल बाबा वलंकर, ज्योतिबा फूले, गांधी जी एंड बाबा साहेब अम्बेडकर। अब एक एग्जामिनर का माइंडसेट समझो, फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लूं एक एक्सट्रीम केस में कि इसका आंसर होता अम्बेडकर साहब, अब अनटचेबल्स के बारे में बात हो रही है तो मुझे लोग इसके बारे में अम्बेडकर साहब सोच सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मान लो, ऐसा है नहीं पर मान लो कि इसका आंसर है अम्बेडकर, अब यूपीएससी एग्जामिनर को पता है कि इसका अम्बेडकर आंसर है, उसको तीन ऑप्शन और बनाने हैं, तो क्या करेगा, जनरली क्या दिमाग में आएगा, कॉमन नेम दिमाग में आएंगे, उसके दिमाग में गोपाल बाबा वलंकर दिमाग में नहीं आएगा, वो हो सकता है लिखे ज्योतिबा फुले लिख देगा, एग्जैक्टली बात सही बात है, गांधी जी लिख देगा, डेफिनेटली सही बात है, हो सकता है इसकी जगह कोई और फेमस आदमी सी राजगोपालाचारी लिख दे, है ना, इस तरह के ऑप्शन दे सकता है। जो कॉमन ऑप्शन है गोपाल बाबा वलंकर का नाम बहुत रिपीटेड नहीं है, बहुत कॉमन नहीं है, जबान पे नहीं होगा, तो गोपाल बाबा वलंकर जैसा गलत ऑप्शन क्रिएट करना यूपीएससी एग्जामिनर के लिए बहुत कठिन है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन मिले तो एक पैटर्न समझने का प्रयास करो, जो ऑड क्वेश्चन आंसर होता है वो होता है सही, बहुत बार समझ में आ रहा है आपको, लॉजिक समझ में आ रहा है मेरा, कि एग्जामिनर जब क्वेश्चन फॉर्म करता है तो किस माइंडसेट से बना रहा है, तो आप वो माइंडसेट पकड़ना है आपको उस जगह पे। अगला पे आओ, जो फॉलोइंग रीजंस हैं, दंड्य करता जो कि प्रोमिनेंट थे, बुद्धिस्ट सेंटर था, अब ये कहाँ पे है, अब आप इस ऑप्शन देखो, कुछ समझ में आ रहा है आपको। पहला है आंध्रा, जो कि अभी का एक मॉडर्न स्टेट है, यहाँ पे है, बाकी ये तीन क्या है, ये तीनों लिखे महाजनपदा। अब यूपीएससी के एग्जामिनर को इसका आंसर पता था कि ये चीज है कहाँ पे, अब उसको तीन और चीजें लिखनी थी, अब वो तीन चीजें और कहाँ से लाता, उसके दिमाग में जो आया, फेमस फेमस जो एंशिएंट इंडिया का जो भी फेमस चीज थी उसने लिख दी, फेमस फेमस क्या चीजें थी, महाजनपदा, मोस्टली मोस्टली सबके नाम पता थे, अंग था, कोई कोई मगध था, कोई गांधार था, तो उसने अपने हिसाब से जो उसको समझ में आया वो लिख दिए, कलिंग लिख दिया, मगध लिख दिया, समझ रहे हो ना। एग्जामिनर ने जब आंसर बनाया होगा, ये क्वेश्चन फ्रेम किया होगा तो इस तरह फ्रेम हुआ होगा, आंध्रा उसको ऑप्शन पता होगा, अब उसको तीन बनाने होंगे, तो तीन फेमस चीजें जो उसको याद आ गई एंशिएंट इंडिया से, जगहों के नाम उसने लिख दिए, समझ आ रहा है ऑड और नॉट कैसे काम करता है। अब आप आगे देखो, ये एक तरीके से एकदम फ्रेमिंग पे है, क्वेश्चन क्या है, रिगार्डिंग जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल के बीच में डिफरेंस है। अब तीन ऑप्शन दे रहा है इसमें, देखो इसमें शब्द यूज कर रहा है वाइल्स, यहाँ पे यूज कर रहा है वाइल्स, पर यहाँ पे यूज किया उसने अनलाइक। अब इस तरह के पैटर्न हमेशा नहीं सही होंगे, हालांकि ये पैटर्न काफी हद तक पकड़ने वाले थे, ये जो पैटर्न है वो काफी रैंडम होता जा रहा है, आई अंडरस्टैंड दिस, यहाँ से वो बात थोड़ी रैंडमनेस की तरफ जा रही है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट ही करना है तो इस तरह के पैटर्न पकड़ लो आप और सही करो, उस क्वेश्चन को टिक करके आओ, आपको नेट पॉजिटिव देके जाएगा वो। इस क्वेश्चन में 1 और 3 सही है, 2 गलत है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ अनलाइक से गलत हो गया, एक तरीके का पैटर्न है कि वाइस इसमें लिखा, ये वाइस इसमें लिखा, और यहाँ पे उसको क्योंकि एग्जामिनर को ये पता था, शायद उसने कहीं से उठाई, ये कॉपी करी लैंग्वेज, शायद इसको भी कहीं से कॉपी करी, पर जो नंबर 2 था, ये जो स्टेटमेंट था, पर ये जो स्टेटमेंट था ये उसने बनाया है, तो बनाने में वॉइस की जगह वो अनलाइक लिख गया, समझ में आ रहा है आपको। इस तरह आपको पैटर्न प्रयास पकड़ने का प्रयास करना है। आगे चलते हैं, क्या पूछ रहा है, लेकिन ये भी चीज नोटिस करने वाली है कि तीन स्टेटमेंट मस्ट लिखे, कैन नॉट बी कैरीड आउट, मतलब कि ये मस्ट, ये कहीं ना कहीं से एग्जांपल उसने उठाया है, कॉपी करा है लाइंस, ये उसने बनाया है, तो एग्जैक्ट वैसा नहीं बना पाया, लेकिन कुछ भी उसने बनाने का प्रयास किया ताकि वो गलत हो, तो उसने ये बना दिया, इससे आप पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो इसका ये ऑप्शन होगा ये। अगले पे आते हैं, गंगा रिवर डॉल्फिन पे जो डिक्लाइन है वो क्यों हो रहा है, ये पूछ रहा है, आप समझो। डैम्स कंस्ट्रक्शन, ब्राज कंस्ट्रक्शन, एक रीजन दिया उसने, मगरमच्छों की पॉपुलेशन बढ़ गई, एक रीजन दिया उसने, एक रीजन है कि जो फिशिंग नेट्स में फंस जाते हैं, ये रीजन दे दिया। चौथा रीजन है सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड अदर एग्रीकल्चर इम्प्लांट्स जो है, जो क्रॉप फील्ड पे जो आसपास रहते हैं वो नुकसान कर रहे हैं। अब इसमें आप पैटर्न समझो, इसमें जो तीन ऑप्शन दे रखे हैं वो ह्यूमन मेड है, ये ह्यूमन मेड है, ये ह्यूमन मेड है, सिर्फ ये ऑप्शन है, एक तो ये अबसर्ड भी है, दूसरा इट इज नेचुरल। अब मगरमच्छ तो नदी में रहता है, मगरमच्छ के खत्म किए से अगर डॉल्फिन खत्म हो जाती तो डॉल्फिन होती ही नहीं, मगरमच्छ तो जाने करोड़ों सालों से है, पहले तो ये लॉजिकल डिफाई करता है। दूसरा ये पैटर्न, ये तीन
ये ह्यूमन मेड बता रहा है, और एक ये बता दिया इसने नेचुरल कॉज। तो ये एक तरीके का अलग पैटर्न है। अब इसको समझो, इसको एग्जामिनर ने जब फ्रेम किया होगा क्वेश्चन को, तो हो सकता है उसने कहीं से पढ़ा होगा, इस तरह का कोई आर्टिकल पढ़ा होगा, इसमें इस तरह की चीजें लिखी होंगी, लेकिन उसको एक कुछ ऑप्शन डालना था जो गलत हो, तो उसने क्या किया, एक बनाया ऑप्शन। अब बनाया, सोचा उसने कुछ कर किया, सोचा कि यार डॉल्फिन है, मछली है, मछली कौन खाता होगा, मगरमच्छ खा जाता होगा, तो उसने एक ऐसा अजीबोगरीब सा स्टेटमेंट डाल दिया कि क्या मगरमच्छ खा जाएगा, उससे क्या कम संख्या कम हो जाएगी। अब मगरमच्छ के खाने से संख्या कम नहीं हो जाएगी, तो उस हिसाब से ये सही है। आगे आते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है। अब आप इसमें तीनों में देखोगे, तीनों में क्या है, बाद में बाई लॉ, ऑफ लॉ, बिफोर लॉ, सिर्फ ये स्टेटमेंट है, इसमें इस तरह का कोई यूज नहीं है। सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लॉ फॉलो करने का मतलब है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। सीधा कोई लॉजिक नहीं है, आई अंडरस्टैंड, बट ठीक है, इस तरह के लॉजिक लगाओगे नेट पॉजिटिव रहोगे। अगले पे आओ, ये प्रॉपर लॉजिक है। क्या पूछ रहा है, कौन सा जो जानवर है जो टूल बनाता है इंसेक्ट को स्क्रैप करने के लिए ट्री से। अब ये चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें एक ऑप्शन है बियर, स्लॉथ बियर भालू, ओटर मतलब कि ऊदबिलाव, फिशिंग कैट मतलब जो फिश खाने वाली बिल्ली, और एक ही ऑप्शन है औरंगुटान का। औरंगुटान क्या होता है, एप होता है। ये फोटो है। अब ये कोई भी कॉमन सेंस वाला आदमी समझ जाएगा कि हाथ किसके होते हैं, एप्स के होते हैं। उंगलियां, हाथ पकड़ने का जो वो है, वो एप्स में, एप्स क्या होते हैं, बोनोबोज, गोरिल्लाज, चिंपैंजीज, ये होते हैं इंसान जैसे, इनके पास होते हैं हाथ, ये टू, और इनका दिमाग भी कंपेरेटिवली ज्यादा डेवलप होता है, तो ये कोई टूल बना सकते हैं और हाथ से यूज कर सकते हैं उसका। समझ में आ रहा है ना लॉजिक। एक तो ये ऐप है, ये तीन नहीं है, तो वहां से एक लॉजिक पकड़ना है। और दूसरा की लॉजिक है कि ये इंसान जैसा कोई क्रीचर कर ही सकता है ये काम, तो ये वहां से ये क्वेश्चन जब आया था तो एकदम अजीब सा था, लोगों को लगा यार इस तरह की चीज कैसे हमको पता हो सकती है। अब इसकी बात है, इस तरह की चीज आपको नहीं पता हो सकती, लेकिन फिर मैंने पहले बताया था, जब भी कोई अजीब व गरीब सा उल जुलूल सा क्वेश्चन दिखे जिसमें कि आपको समझ में आ जाए कि शायद ये किसी को नहीं आएगा, ये तो किसको आएगा भाई, किसको किसने पढ़ा होगा कि कौन इनसे खुरच के खा रहा है, किसी ने नहीं पढ़ा होगा, बहुत रेयर है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपका नॉलेज चेक करने के लिए नहीं है, ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहे हैं। अगले पे आते हैं, हुंडी क्या चीज है। पहला क्या है, एडवाइजरी, मतलब कोई एक तरह का डॉक्यूमेंट है। दूसरा डायरी मेंटेन करने का डेली अकाउंट, ये भी एक तरीके का डॉक्यूमेंट है। तीसरा बिल ऑफ एक्सचेंज, यही इसका सही है। और चौथा क्या है, इन ऑर्डर, ये भी एक तरीके का डॉक्यूमेंट है। ये तीन डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा है, और एक जगह सिर्फ बात कर रहा है पैसे की, जो कि इसका सही ऑप्शन है, जो कि इन तीन ऑप्शन में ऑड है, और यही सही है। इसमें पैटर्न समझ में आ रहा है ना आपको, इस तरह के ऑड्स आपको पकड़ने हैं। अगर तीन एक ही पैटर्न में एक अलग है, तो आपको पकड़ना है कि शायद यही आंसर है मोस्ट प्रोबेबली। अगर आपका नॉलेज बीच में नहीं आ रहा है, अगर आपका कॉमन सेंस बीच में नहीं आ रहा है, तो आपको उसको मार्क कर देना सही। अगले लॉजिक के पे आते हैं, एक्सट्रीम वर्ड्स गलत होते हैं। ये बहुत कॉमन सा लॉजिक है, मोस्टली सबको पता है कि इस तरह के जो वर्ड हैं, ये अगर आए तो गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा है। एक बार आप पढ़ो वीडियो को पॉज करके, इस तरह के वर्ड्स हैं जो हाईली, नेगेटिवली, लीगली, बाइंडिंग, अनलिमिटेड, बस इस तरह के सेंटेंस आए तो ये किसी स्टेटमेंट को बहुत हार्श बना देते हैं, बहुत टफ बना देते हैं, तो उसके सही होने की संभावना बहुत कम हो जाती है अपने आप। क्योंकि अगर उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट में कोई भी एक चीज दुनिया में एग्जिस्ट करती है जो उस स्टेटमेंट को गलत बताती है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इस तरह के स्टेटमेंट गलत होते हैं। इफ वन सच थिंग एग्जिस्ट इट शैल बी रॉन्ग, तो 95% टाइम्स ये गलत होते हैं। और ये सही कब होते हैं, जबकि ये कोई बहुत बेसिक फैक्ट स्टेट कर रहे हो, जनरली पॉलिटी में, साइंस एंड टेक में। तो आपको इसके लिए अभी हम जब टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे तो साइंस एंड टेक पॉलिटी में कौन से लॉजिक लगते हैं वो अलग लगते हैं, वो एक अलग वीडियो का पार्ट होगा, तो आपको वो वीडियो देखना है। पहले इस ये वीडियो देखते हैं ना, एक दो दिन में वो वीडियो आएगा, फिर एक दो दिन में आएगा, ऐसे अगले 3 4 5 दिन में मैं ये पूरा सीरीज कवर करा दूंगा। एक साथ नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आप भी ओवरवेल हो जाओगे कि भाई क्या क्या पढ़ा दिया, फिर समझ में नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। तो धीरे धीरे करके 2 3 पार्ट्स में ये सीरीज आपकी कंप्लीट होगी, और अगर आप इसको ढंग से करोगे तो मतलब आपको ये अच्छा खासा बूस्ट देगी आपके मार्क्स में। और यही अब सही समय, एग्जाम के 20 दिन बचे हैं, अब इनको अप्लाई करके देखना है, ढंग से करके देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरी इन इंडिया। अब ये अपने आप में स्टेट, पहली बात तो स्ट्रीम है, दूसरा कि absurd है। कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या 10 रुपए लेके आप ये शुरू कर सकते हो, होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो गलत है, हमारा लॉजिक था एलिमिनेट करना, ये से एलिमिनेट हो रहा है। दूसरा था 2024 का ही क्वेश्चन है, ये भी 2024 का ही था, कि वेनेजुएला ने रैपिड रिकवरी फेस करी है। अब ये एक तरीके का पीआर जैसा स्टेटमेंट लग रहा है, रैपिड रिकवरी फेस कर ली थी उसने, बहुत तेज ग्रो कर रहा है। तो इस तरह की चीजें जनरली होती नहीं है, इकोनॉमिक क्राइसिस से कोई रैपिड रिकवरी फेस नहीं करता कभी। तो ये इस तरीके का उस तरह का स्टेटमेंट है जो गलत होने की बहुत संभावना है, तो मैं तो इसको एलिमिनेट कर देता। उसके बाद अभी अगर गलत है तो सीधे आंसर आ जाता है। इस तरह के तरीके
क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है उसमें अगर आपने दो में से एक भी गलत सही कर लिया तो आपका आंसर आ गया। अब ये कोल बेस्ड प्लांट से है जो पूछ रहा है कि इसके बारे में कुछ डिटेल पूछ रहा है, लेकिन यूज क्या कर रहा है, नन नन नो वन, मतलब कोई सी वाटर यूज नहीं करता, कोई जो वाटर स्टेटिस्टिक में नहीं लगा हुआ, कोई प्राइवेटली ओन नहीं है। अब एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो इसका ऑप्शन भी नन ही होगा, सारे गलत है। तो 24 का ये एक स्टेटमेंट है, तो 24 का ये क्वेश्चन है कि देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद, मतलब पैराबल्स क्या होती है, छोटी छोटी कहानियां, ज्ञानवर्धक कहानियां, तो उपनिषद में कोई ज्ञानवर्धक कहानी नहीं है। अब ये भी बात अजीब सी बात है कि मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, इतने उपनिषद है उनमें कोई एक ज्ञानवर्धक कहानी ना हो, कभी राइटर ने किसी कहानी के थ्रू समझाने का प्रयास किया ही नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा, अजीबोगरीब बात है, बिल्कुल सही। मतलब इस तरह के स्टेटमेंट आए तो आपको तुरंत ऐसे मारना है, ये नहीं सही है। भले किसी एक्सट्रीम सिचुएशन में सही हो भी जाएगा तो हो जाने दो, 10 में से एक ही सही होगा, 9 बार आप सही हो जाओगे, आपका नेट पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो आपका ये तो एलिमिनेट कर लेना, हमारा काम एलिमिनेट करना है, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन था पॉलीथिलीन टेराफिलेट, 2022 पे क्वेश्चन था इसके बारे में। अब इसमें भी देखो कैसे कैसे यूज हुए हैं। इट्स फाइबर कैन बी ब्लेंडेड विद वूल एंड कॉटन फाइबर टू रेनफोर्स दिस प्रॉपर्टी। ये बहुत सीधा स्टेटमेंट लग रहा है, ठीक लग रहा है, सही लग रहा है, शायद होगा सही, फिर भी नहीं पता, पर मान लो तो सीधा सीधा लग रहा है तो सही लग रहा है। लगा कंटेनर्स जो होते हैं इसके बने हुए जो होते हैं वो एनी अल्कोहलिक बेवरेज को होल्ड कर सकते हैं। अब ये एनी स्टेटमेंट जो है वो एक्सट्रीम है, कोई भी अल्कोहल को होल्ड शायद नहीं कर, मे भी कोई एक अल्कोहल ऐसी हो जो इससे रिएक्ट कर जाती हो तो नहीं होल्ड कर पाएगा, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, सीधी बात है, क्योंकि स्ट्रीम है ये। अगला बॉटल्स मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट्स। अब रिसाइकलिंग मोस्ट चीजों की हो सकती है, तो मतलब मे भी हो सकती होगी। अगला क्या है, आर्टिकल्स मेड यूज ऑफ इट इजिली डिस्पोज्ड ऑफ। अब ये भी एक्सट्रीम बन रहा है, इजिली डिस्पोज हो सकता है विदाउट काजिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। अब ये भी एक एक्सट्रीम है कि कुछ भी ग्रीन हाउस इमिशन नहीं होगी, बहुत इजिली डिस्पोज हो जाएगा, है तो ये बहुत एक तरीके से केमिकल प्लास्टिक ही इतना इजिली डिस्पोज होता तो फिर तो समस्या ही नहीं होती, तो उस हिसाब से 1 और 3 सही हो जाएगा। और इसका लॉजिक ये भी है कि 2022 में पूछा गया था, 2021 में क्वेश्चन आया था जिसमें एक ऑप्शन था पॉलीथिलीन टेराफिलेट, तो अगर आपने ये ऑप्शन पे थोड़ी रिसर्च करके पढ़ लिया होता तो शायद ये क्वेश्चन जब आप पूछा गया होता अगले साल तो सही हो गया होता। तो पिछले साल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है समझते जाओ यहाँ से। अगला देखो ये स्टेटमेंट है, अब अगले पहले ही स्टेटमेंट दे दी ऑल कैजुअल वर्कर्स। अब ऑल अपने आप में एक्सट्रीम बनाता है स्टेटमेंट को कि हर कैजुअल वर्कर को प्रोविडेंट फंड लेना ही है, जो कि सही नहीं हो सकता है। इस पे कुछ रूल्स होते हैं, जिन्होंने लेबर वगैरह पढ़ा है तो दे अंडरस्टैंड कि शायद कुछ नंबर ऑफ मिनिमम एम्प्लॉइज या होते हैं, इस तरह का कोई रूल होता है तभी लेना है आपको, अदरवाइज कंप्लायंस का 2 आदमी की कंपनी में थोड़ी लेना हो जाएगा। अगला क्या है, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर इंटाइटल फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट्स। अब कॉमन सेंस इसी ऐसी जगहों में अप्लाई होता है, यार ट्रिक फेल नहीं होती, यहाँ कॉमन सेंस अप्लाई करना है। जनरली ऑल एक्सट्रीम बना रहा है, लेकिन क्या ये एक्सट्रीम है, रियली में एक्सट्रीम है कि सारे वर्कर्स को उनके वर्किंग आवर्स या ओवर टाइम पेमेंट्स के लिए राइट है। अब ये आपका बेसिक राइट है, कोई कहे कि सारे इंडियंस को उनके फंडामेंटल राइट है तो ऑब्वियसली बात है, इंडियन होने बाई वर्च्यू ऑफ बीइंग इंडियन यू आर इंटाइटल्ड फॉर योर फंडामेंटल राइट। तो ये वास्तव में दिख रहा है एक्सट्रीम, पर एक्सट्रीम है नहीं, यहाँ कॉमन सेंस अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से सही स्टेटमेंट है, पहला ही गलत है इसमें, उस हिसाब से 2 और 3 आ जाएगा। अगला देखो संगम लिटरेचर के बारे में कहना चाह रहा है। पहला तो क्या है, संगम पोएट्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंसेस मटेरियल, जो मटेरियल कल्चर से एकदम खत्म ही था ही नहीं कुछ भी। अब ये बहुत एक्सट्रीम है कि दे वर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंसेस टू मटेरियल कल्चर। अब ऐसा तो है नहीं कि वहां सारे के सारे मतलब धर्मात्मा महात्मा ही थे, मतलब एक सोसाइटी जैसे नॉर्मल सोसाइटी होती है ऐसी वो भी सोसाइटी होगी, तो मटेरियल कल्चर पे कोई रेफरेंस ना हो ये संभव नहीं है। अगला आया द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वाज नोन टू संगम पोइट्स। अब ये बहुत कॉमन सेंस लग रहा है कि भाई वरना कोई आज की चीज तो है नहीं, मतलब कायदे से देखो तो ऋग्वेद में ये वर्णन मिलता है कि ब्राह्मण कहाँ से पैदा हुआ, क्षत्रिय कहाँ से पैदा हुआ, जो पुरुष सूक्त वाली बात है, तो वहां से जब अगर मिल रहा है तो इट मीन्स कि सोसाइटी को नोन तो था। तो संगम पोइट्स जो थे वो कोई आइवरी टावर में तो रहते नहीं थे, जनता के बीच में रहते थे, तो उनको भी पता होगा, ये तो बहुत समझ बात है। इस तरह के स्टेटमेंट ये वही है कि हार्ड टू प्रूव रॉन्ग, इसको आप गलत नहीं सिद्ध कर पाओगे कभी। अगला क्या है, संगम पोइट्स हैव नो रेफरेंसेस टू वॉरियर एथिक्स। अब ये भी एकदम गलत है, ऐसा तो नहीं कि उनके सोसाइटी में वॉर नहीं होते होंगे, तो उनको कुछ ना पता हो ये तो संभव नहीं है, ठीक है। तो कुछ नहीं पता होगा तो कुछ लिखा भी होगा, तो कुछ पोएम बनी होंगी इस पे। अगले पे आते हैं, संगम लिटरेचर रिफर्स टू मैजिकल फोर्सेस एज इरेशनल। अब ये सोचो आज ही के जमाने में इतना ज्यादा अंधविश्वास फैला हुआ है, आज तो हम इन चीजों को मान नहीं पा रहे कि सारे मैजिकल फोर्सेस इरेशनल है, तो सारा जो संगम लिटरेचर है वो कैसे मान लेगा कि मैजिकल फोर्सेस इरेशनल है, उस समय तो संभव नहीं है ना। हर चीज अपने समय से बंधी होती है, उस समय ऐसी चीजें को बिल्कुल एक पूरी लिटरेचर ही मान ले कि हाँ ये मैजिकल फोर्सेस इरेशनल होती है, ये संभव नहीं है। तो इस हिसाब से सही है कौन सा है, ये सही है। अगले पे आते हैं, आयुष्मान भारत मिशन पे पूछा गया है। पहला ऑप्शन क्या है, प्राइवेट एंड पब्लिक। पब्लिक पे कहता तो माने में जा सकता था, प्राइवेट को कह रहा है कि मस्ट एडॉप्ट इट। भाई ये बहुत हार्श स्टेटमेंट है, यू कैन नॉट फोर्स अनटिल अनलेस कि कोई गवर्नमेंट प्रॉपर लॉ लेके आए और कह दे कि बेटा ये तो करना ही पड़ेगा, ये नेशनल उसके बाद भी कह भी देगी तब भी कोई प्राइवेट वाला चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट बोलेगा माय लॉर्ड मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, आई एम बीइंग फोर्स टू डू समथिंग, समझ रहे हो आप। तो ये इतना आसान नहीं है स्टेटमेंट जितना लग रहा है, पर ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ठीक है, एवरी इंडियन ऑफ इंडिया शुड बी अल्टीमेटली पार्ट। अब ये भी बहुत एक्सट्रीम है कि हर इंडिया का सिटीजन कैसे अल्टीमेटली पार्ट हो जाएगा, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, 1.4 बिलियन पीपल हैं, हम आज तक सबका राशन कार्ड तो बना नहीं पाए, तो ये कह रहे हैं कि हम अल्टीमेटली हम सबको कर दें, तो ऐसा तो संभव नहीं, ये भी बहुत एक्सट्रीम सा स्टेटमेंट है, तो ये भी गलत है मेरे नजर में, ये भी गलत, ये भी गलत। अगला आया, इट हैज सीमलेस पोर्टेबिलिटी
अक्रॉस द कंट्री। अब इससे ज्यादा पूरे कंट्री में अप्लीकेबल है, मोस्ट ऑफ द कंट्री में, तो सीमलेस पोर्टेबिलिटी तो होनी है, तो हिसाब से 3 अकेले सही है। अब अगला है इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में क्या सही है। अब पहला ऑप्शन क्या है, इट हैज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट। अब मे भी बड़ा होगा तो 2-4 जिलों में तो बहुत सारे नेशनल पार्क होते हैं, होगा, पूरी पॉसिबिलिटी है। अगला, इट हैज नो ह्यूमन हैबिटेशन। अब ये कितना अजीब हो गया कि कोई ह्यूमन हैबिटेशन है ही नहीं। आज तक हम बहुत सारे नेशनल पार्क का अपना ह्यूमन हैबिटेशन नहीं हटा पाए। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इसी का तो नतीजा है। तो ये तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, जो कि बहुत हद तक चांस है कि गलत होगा, मैं तो उसको तुरंत गलत मार्क करूंगा। अगला क्या है, इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटाट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। वन ऑफ द कितना माइल्ड हो गया, मतलब होंगे 50 और उनमें से एक ये भी है। डेजर्ट नेशनल पार्क पूरी संभावना है। जो जो अपना गोदावन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वो राजस्थान में पाया जाता है, डेजर्ट नेशनल पार्क वहीं का है, तो संभावना पूरी है। तो उसके हिसाब से 1 और 3 मेरे हिसाब से सही होने चाहिए, जो कि सही भी है। अगला क्या है, एमएसपी पे ही पूछ रहा है, बोल रहा है अनलिमिटेड ऑप्शन है किसी भी स्टेट यूपी के पास, कितना भी प्रोक्योर कर लो। अब इससे तो पूरी गवर्नमेंट का खजाना ही खाली हो जाएगा, यू अंडरस्टैंड ना। अनलिमिटेड नहीं हो सकता कोई भी चीज। फिर अगला दूसरे स्टेटमेंट तो और ही अजीबोगरीब बात बोल दी कि ये इस तरह से रखा जाएगा ताकि मार्केट प्राइसेस विल नेवर राइज। ये तो और ही अलग पे लेवल पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो गलती है, समझ सीधे से तो समझ आ रहा है गलत है। तो दोनों गलत करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। एक ऑप्शन और दिखाता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। अब ये भी एक तरीके का एक्सट्रीम स्टेटमेंट लग रहा है कि नेचुरली नॉट, लेकिन आगे बढ़ते हैं, कैच है इसमें, मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन मोन्टान ग्रासलैंड विद नो प्रेडेटर्स। अब दुनिया में कोई प्रेडेटर ना हो ऐसा तो कोई चीज है ही नहीं, जिसका कुछ भी प्रेडेटर नहीं, कुछ ना कुछ तो है ही है, छोटा मोटा तो है ना। अब आप कोई कह सकता है कि जो एपेक्स प्रेडेटर होता है उनका प्रेडेटर नहीं होता, हाँ बात सही है, जो एपेक्स प्रेडेटर होता है उनका प्रेडेटर नहीं होता, लेकिन मार्सुपियल्स जनरली कंगारू वगैरह होते हैं, इनका कोई एपेक्स या कोई दूसरे पे खाने वाले जानवर है नहीं, है तो घास फूस खाने वाले चीज जानवर, तो ये तो संभावना होने की, सही होने की संभावना बहुत कम है, तो ये तो गलत है मेरी नजर में। अब पहला क्या है, मार्सुपियल्स और नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। अब मोटा से मोटा कॉमन जानकारी है, मार्सुपियल्स क्या होते हैं, जो पाउच में बच्चे पहले अनडेवलप बच्चा पैदा करते हैं, फिर वो पाउच में रहता है उनके, कंगारू जैसे। क्या मार्सुपियल्स इंडिया में पाए जाते हैं? कॉमन सेंस क्या कहता है, सबको पता है कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं, या थोड़ा बहुत जिसको नहीं पता होगा उनको बता दूं, साउथ अमेरिका में भी कुछ चांसेस है जहाँ पाए जाते हैं, बस। इंडिया में तो कोई मार्supial नहीं पाया था, हमने तो कोई ऐसा जानवर नहीं देखा कभी। हालांकि फिर मैं बता रहा हूँ, यहाँ कॉमन सेंस लगाओगे तो ये सही हो जाएगा, लेकिन ये नॉर्मल जो लॉजिकल लॉजिक होती है उससे उसको डिफाई कर रहा है, तो हो सकता है आप इसको गलत मान के दोनों के दोनों गलत कराओ, लेकिन अब एक जगह एक चीज और देखनी है कि इस स्टेटमेंट ही नहीं है जिसमें दोनों के दोनों गलत हो। तो अब स्टेटमेंट, इसका मतलब एक तो सही होना ही है, स्टेटमेंट ही नहीं है जिसमें दोनों गलत हो, तो सही होने की संभावना किसकी ज्यादा है, इसकी। समझ में आ रहा है ना, ये सही होने की संभावना, सेकंड स्टेटमेंट के सही होने की संभावना बहुत कम है। तो इस तरह आप इस पे सही आंसर निकाल लोगे। अब कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि पॉलिटी में होती है, वहां पे जो एक्सेप्शंस होते हैं वो सही होते हैं, लाइक ओनली प्रेसिडेंट कैन डू या ओनली समथिंग इन दिस हैपन, इस तरह की चीजें होती हैं, वहां पे पावर्स डिसाइडेड है, तो बहुत सारी पॉलिटी में इस तरह के एक्सेप्शंस होते हैं। तो हम इस जब पॉलिटी सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो ट्रिक्स हैं वो कवर करूंगा मैं अगले, एक शायद अगले या इससे अगले वीडियो में, 3-4 वीडियो की सीरीज होने वाली है, तो जिस वीडियो में कवर करूंगा तो उस वीडियो को जरूर देखना अच्छे से। इसी तरह पॉलिटी का अलग है, साइंस एंड टेक पे कुछ चीजें अलग वर्क करती हैं, ज्योग्राफी में कुछ चीजें अलग वर्क करती हैं, हिस्ट्री में कुछ चीजें अलग वर्क करती हैं, तो उन सब्जेक्ट स्पेसिफिक कैसे वर्क करता है वो भी मैं करके बताऊंगा। थोड़ी थोड़ी है पर करती हैं, कुछ डिफरेंस हो जाती है। इस तरह साइंस एंड टेक में भी है, फैक्ट बेस होता है कि लाइक कुछ स्पेस हो गया कि कोई बोल दे कि नो वन कैन ट्रेवल फास्टर देन लाइट, इस तरह के स्टेटमेंट होते हैं। अब ये बहुत एक्सट्रीम है, बट अब ये जो फैक्ट हो जाएगा तो फैक्ट तो सही हो जाता है। अगला लॉजिक पे आते हैं नेगेटिव वर्ड्स। इस तरह जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, नॉट, डू नॉट, नेवर, या ये जनरली रॉन्ग होते हैं, मोस्टली रॉन्ग होते हैं। ये स्पेशल केस है। बट नॉट अगर कहीं यूज हुआ है तो मोस्टली ये बनाया स्टेटमेंट है, ये फ्रेम्ड स्टेटमेंट है। वाइल यूज हुआ है, दैट मींस ये मोस्टली फ्रेम्ड स्टेटमेंट। इसका कुछ एग्जांपल दिखा देता हूं मैं आपको। क्या, प्रीबायोटिक्स आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट, सीधा सीधा स्टेटमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगला है, organisms in prebiotic are found in foods we ingest but they are not naturally occur in our gut, but not मतलब एक तरीके से सेंटेंस क्या होगा कि हाँ ये पाए जाते हैं, लेकिन उसने बनाया सेंटेंस कि भाई ये ऐसा है लेकिन ऐसा नहीं है, इस तरह के सेंटेंस मोस्टली गलत होते हैं। तो आपको दो तो ऐसे काट देना है, दो काट देना है। अब 1 और 3 और 3 में रह जाओगे। अगर आपको थोड़ा आइडिया है कि प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो डाइजेशन ऑफ शुगर, मिल्क शुगर हेल्प करते हैं, तो 1 और 3 मार दोगे, नहीं तो आपकी किस्मत फिर, लेकिन एलिमिनेट हो गए आपके 2 ऑप्शन। इसी तरह अगले पे जाते हैं, ये मैं समझा चुका हूँ आपको, ये एग्जांपल इसमें यूज हुआ है वाइल, कुछ बता रहा है इन लास्ट 3 decades वाइल द प्रोडक्शन ऑफ खरीफ हैज इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ राबी हैज डिक्रीज्ड। मतलब ये कुछ इस तरह के स्टेटमेंट जब भी आए कि ऐसा था लेकिन इस तरह ऐसा है, लेकिन ये किंतु परंतु इस तरह की चीजें हैं ना, जिनके सही होने की संभावना बहुत कम है। इस तरह ये स्टेटमेंट मोस्टली गलत होते हैं। यूपीएससी का एग्जांपल कहता है, यूपीएससी के पुराने पेपर्स का एनालिसिस करोगे तो वो अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि इस तरह के स्टेटमेंट गलत होते हैं। तो कहीं बट नाट लग के आ जाए, कहीं वाइल लग के आ जाए, वाइल, तो ये मोस्टली गलत होते हैं। अनफेमिलियर या सरप्राइजिंग फैक्ट्स मिले कहीं तो उनको ढंग से देखना है। फॉर एग्जांपल कोई स्टेटमेंट हो कि इंडिया वाज द फर्स्ट टू लॉन्च दिस या समथिंग, इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं, अगर ये इन्फ्लेटेड से दिखें कि यार कुछ अजीब बड़ी बड़ी बात फेंकी जा रही है, तो थोड़ा कॉशन होकर देखना है उनको। पहला क्या है, पार्लियामेंट के रेफरेंस में प्राइवेट मेंबर जो बिल है वो प्रेजेंट किया गया था बाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। अबे बट नाट वाली वही बात है, बट नाट की थ्योरीज लगाओगे तो ये गलत है, क्योंकि है भी गलत है, समझ रहे हो? तो पर छोड़ दो, आप बट नाट लगाना है तो लगाओ, आपकी इच्छा है।
अगला स्टेटमेंट फोकस है हमारा, क्या है कि रिसेंटली एक प्राइवेट मेंबर जो बिल है वो पास हुआ है, फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री। 70 साल का 75 साल का हमारा रिपब्लिक हो गया इंडिया, इतने साल का आफ्टर इंडिपेंडेंस, और ये पहली बार पास हुआ है। मतलब ये बहुत एक्सट्रीम सा इन्फ्लेटेड सा स्टेटमेंट है, समझ रहे हो? तो ये गलत होगा, और पहला भी गलत है, बटनर के हिसाब से लगाओ तो ये सही होगा। आंसर आ गया आपका, नहीं तो होगा। अगला स्टेटमेंट देखो अब, AIIB के बारे में, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अब कह रहा है कि इसके लगभग 80 से ज्यादा मेंबर्स हैं। अब ये स्टेटमेंट अगर बोलता कि इसके 80 मेंबर है तो एक्सट्रीम ये होता, बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट होता। ये बोला है कि 80 से ज्यादा मेंबर है, हालांकि फिर भी बहुत ज्यादा क्लेम करा है, लेकिन फिर भी मान सकते हैं कि हो सकता है इससे ज्यादा हो भाई। अब अगला देखो इसका, इंडिया इज लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIB। अब इंडिया की फिलहाल अभी इतनी इकोनॉमिक माइट नहीं है कि हम किसी इंटरनेशनल बैंक का लार्जेस्ट स्टेक होल्डर बन जाए, जब तक कि हमने ही बनाया हो, और हमने इस तरह के इंस्टीट्यूशन अभी क्रिएट नहीं किए हैं बहुत ज्यादा। तो ये स्टेटमेंट वही बात है कि बहुत इन्फ्लेटेड सा, बड़ा अजीब, दूर की फेंक रहा है। अगला क्या है, इट डज नॉट हैव एनी मेंबर फ्रॉम आउटसाइड एशिया। अगर आउटसाइड एशिया के मेंबर नहीं है तो 80 कहाँ से आ जाएंगे, है ना? लॉजिकल नहीं कहता कि तो इसके हिसाब से ये भी गलत है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये सही है। अब डाटा, फैक्ट, सेट, ये मोस्टली रॉन्ग होते हैं। आप ये मान के चलो 90% रॉन्ग ही होते हैं, 10% सही भी हो जाते हैं, पर 90% रॉन्ग होते हैं। तो जहां डाटा आए, अगर आपको डाटा नहीं आता है तो आपको उसको गलत मान के चलना है। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मान के चलना है गलत। जैसे कि ये स्टेटमेंट है, इंडिया अकाउंट्स 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। जब क्वेश्चन आया था तो ये जो फिगर था ये 3.2 की जगह 1.6 था। यूपीएससी एग्जामिनर ने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 घुसेड़ दो, समझ आ रहा है? और ये गलत है। इस तरह के डाटा मोस्टली गलत होते हैं, क्योंकि इनको ट्वीक करना बहुत ईजी है। कोई भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल वो 10 है, उसको 20 कर दो, उसको 50 लिख दो। ये बहुत ईजी है इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम करना। यूपीएससी एग्जामिनर की तरफ से देखो, इस तरह का ऑप्शन फ्रेम करना इजी है, इसलिए ये बहुत बार ये गलती पाई जाती है। अब एक चीज याद रखो कि जो फैक्ट्स होते हैं वो सिर्फ नंबर्स में नहीं होते हैं। तो उसके एग्जांपल मैं आगे करके दिखाता हूँ। क्या कह रहा है, इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया एप्पल इंपोर्ट ही नहीं करता है। अब ना इंपोर्ट करने का कोई रीजन तो नहीं पता हमको, क्यों नहीं करेगा भाई? लॉजिकली करेगा, क्यों नहीं करेगा यार? वहां से भी कंपल आएंगे तो उनको भी करेगा। तो ये उस तरह का गलत लग रहा है स्टेटमेंट, और इस तरह के स्टेटमेंट में अगर एक गलत मिल गया तो आपका सही हो गया। ये अगला क्या है, ये स्टेटमेंट है जो कि गलत है, कि 60% इन्वेस्टमेंट चाहिए हमको इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, जबकि इससे कम इन्वेस्टमेंट में भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, न्यूक्लियर बम नहीं बनाना है। तो जब भी नंबर्स पूछे जाएं, नंबर्स हो या फैक्ट्स हो, वो मोस्टली गलत होते हैं। एक ये देखो, अभी अमरकंटक हिल्स, ये 3-4 हिल्स दे दी, इनके बारे में कुछ फैक्ट दे दिए। बोला अमरकंटक हिल्स जो होती है विंध्या, चलो ठीक है, और सह्याद्री रेंज के कंक्लूजन में मिलती है, जबकि इसकी जगह होना कौन सी चाहिए थी, सतपुड़ा। इनके जहाँ मिलती है उधर अमरकंटक है, जहाँ से सोन नदी निकलती है, या जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। बिलीगिरिंगा हिल्स, बिलीगिरिंगा हिल्स कहाँ है, यहाँ पे है। क्या कह रहा है, ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है सतपुरा हिल्स के, सतपुरा हिल्स के ईस्टर्न पार्ट इधर है, और ये कहाँ का पूछ रहा है, यहाँ का। ये फैक्ट गलत है। शेषाचलम हिल्स सदर्न मोस्ट पार्ट है वेस्टर्न घाट का, वेस्टर्न घाट ये ऐसे आता है, और शेषाचलम हिल्स यहाँ पे है। ये वैसे तो वेस्टर्न घाट का पार्ट ही नहीं है, शेषाचलम हिल्स यहाँ है, यहाँ कार्डमम हिल्स पड़ती है। इनको बोला जाता है कि साउथर्न मोस्ट पार्ट है, तो नन सही है इसमें। तो मतलब फैक्ट सिर्फ नंबर्स नहीं होते हैं, फैक्ट कोई भी फैक्ट हो वो मोस्टली गलत होते हैं यूपीएससी के पैटर्न में, क्योंकि उनको चेंज करना आसान है। अब स्टेडली इंक्रीज या डिक्रीज, इस तरह के स्टेटमेंट पूछे जाते हैं तो ये मोस्टली गलत होंगे। कोई भी चीज दुनिया में स्टेडी इंक्रीज या स्टेडी डिक्रीज नहीं करती जब तक कि वो एब्सोल्यूट नंबर में ना हो। मतलब मैं आपसे पूछूं कि आपकी एज स्टेडली इंक्रीज कर रही है, तो बिल्कुल ये एब्सोल्यूट नंबर है, तो इंक्रीज कर रही है, समझ में आ रहा है आपको? लेकिन ये मैं कहूँ कि आपसे क्या आप स्टेडली मोटे होते जा रहे हो, तो ये शायद सही नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली। कि हो सकता है 20 साल में बीच में कभी पतले हुए हो, और मोस्टली हुआ ही होगा कि इस तरह का वेरिएशन आया होगा। तो समझ रहे हो ना कि जहां एब्सोल्यूट नंबर की बात हो, जो कि आगे बढ़ मोस्टली बड़ा ही हो सकता है, उन केसेस में मोस्टली वो गलत होता है। अदरवाइज ये इस तरह के स्टेटमेंट हमेशा गलत होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक करके दिखाते हैं आपको। 18 क्वेश्चन है कि कैपिटल इन्फ्लूजन इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टेडली इंक्रीज इन लास्ट डिकेड। पूरे 10 साल में हमेशा बढ़ता ही रहा है, कभी कमी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत। इस तरह के स्टेटमेंट हमेशा पकड़ना सीखो, मोस्टली गलत होते हैं। 17 में पूछा गया था, टैक्स रेवेन्यू एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी स्टेडली इंक्रीज। अब ये नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है ना आपको? हमेशा टैक्स रेवेन्यू एज ए परसेंटेज बढ़ ही नहीं सकता, कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, कभी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है देश में, कभी घटती है। 50 रीजन होते हैं, ये अगेन वही होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीज। तो इसमें दोनों के दोनों गलत है। इस तरह के स्टेटमेंट आए, अगर वो एब्सोल्यूट चीज नहीं पूछ रहा, एब्सोल्यूट नंबर, तो वो गलत होगा। एब्सोल्यूट नंबर वाला आगे दिखाता हूँ आपको। जैसे कि ये पूछ रहा है यहाँ पे कि वर्कर प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ी है वाइल, अब ये अगेन वाइल मैंने बताया था ना, बट नॉट वाइल, इस तरह की चीजें यूज हो मोस्टली गलत होगा, तो ये गलत है। अब यहाँ पे आगे स्ट्रिक्टली इंक्रीज, परसेंटेज शेयर, परसेंटेज स्ट्रिक्टली मोस्टली कम इंक्रीज होता भी नहीं है, ये गलत हो गया। सही है नीचे वाले दोनों, तो इसका आंसर था 3 और 4। आपको एलिमिनेट करने का मौका मिल गया कि पहले 1 और 2 गलत है। अब आप यहाँ देखो कि ये कह रहा है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब जीडीपी एज मार्केट प्राइस, हो सकता है इसके बढ़ने की दर घट बढ़ सकती है, कि किसी महीने 4 बढ़ी तो किसी महीने 3 बढ़ा, किसी महीने 2 बढ़ा, लेकिन ओवरऑल घटने के लिए बहुत एक्सट्रीम इवेंट होना पड़ेगा। ऐसा कोई एक्सट्रीम इवेंट हुआ नहीं है। तो मतलब अगर इस तरह की एब्सोल्यूट नंबर्स की बात है, जैसे कि उम्र की बात बताया था थोड़ी देर पहले, तो ये मोस्टली बढ़ते ही है, ये घटने की संभावना नहीं होती इनमें। तो एब्सोल्यूट नंबर पे कुछ पूछा जाए तो वो स्टडी इंक्रीज हो सकता है, बाकी अदरवाइज कुछ भी स्टडी इंक्रीज नहीं होता, स्पेशली परसेंटेज या इस तरह के, ये तो बिल्कुल कभी नहीं होते। तो इसमें 2 सही है। अब अभी तक इन 3 वीडियोस में, लास्ट के 3 दोनों में जो आपने सीखा है उसका एक समरी ले लेते हैं। ये रहे उसकी समरी। पहला, यूपीएससी कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं,
अगर वो ऑप्शन में है तो सही होने की संभावना बढ़ गई है। अगर आपका नॉलेज काम नहीं कर रहा, आपको नहीं समझ में आ रहा कि इसका आंसर क्या है, और आपको फिर भी सॉल्व करना है, तो वो जो यूपीएससी के क्रश है उनको सही कर देना है, उनमें से कोई एक ऑप्शन मार देना है। अकबर को मार देना है, कृष्णदेवराया को मार देना है, अशोका मार देना है ना, फल एल्गी एंड फंजाई मार देना है जो यूपीएससी के पोर्ट्स मार देने हैं, यूपीएससी के फेवरेट है। देख, सेकंड क्या है, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस आपका सबसे अच्छा वेपन है। जो भी ट्रिक्स में कॉमन सेंस जब आप लगाना भूल जाओगे तो ये बेकार हो जाएंगी आपकी। कॉमन सेंस लगा के फिर सब यूज करना है। थर्ड इज बुकिश लैंग्वेज प्लस फ्रेम लैंग्वेज। अब ये फ्रेम लैंग्वेज पकड़ना बहुत ईजी है। आई होप मैंने 5-6 क्वेश्चन कम से कम करके दिखाए हैं कि फ्रेम लैंग्वेज पकड़नी कैसे होती है। आप इनफ प्रैक्टिस करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड। अगर एग्जामिनर का माइंडसेट पकड़ना समझ जाओगे तो समझ जाओगे कि फ्रेम लैंग्वेज कैसे पकड़नी होती है। माइल्ड वर्ड्स इजी ऑब्वियसली मोस्टली सही होते हैं, प्रोबेबल वर्ड्स संभावना मोस्टली ज्यादातर सही होती है। हार्ड टू प्रूव रॉन्ग, जिन स्टेटमेंट्स को किसी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी कारण या किसी और रीजन से गलत नहीं सिद्ध कर पाते तुम, तो कोई नहीं कर पाएगा, तो सही मानना पड़ेगा यूपीएससी को। एटमोलॉजी, शब्दों को तोड़ के संधि विच्छेद करके उनका कुछ मतलब जोड़ तोड़ के कुछ मतलब निकलता है, उससे बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ऑड वन आउट, पैटर्न पकड़ने हैं। अगर 3 ऑप्शन कुछ अलग तरीके का है, एक ऑप्शन कुछ अलग तरीके का है, तो उसमें जो एक ऑप्शन जो अलग तरीके का है उसके आंसर होने की संभावना काफी ज्यादा है। एक्सट्रीम वर्ड्स, अब ये बहुत कॉमन है कि एक्सट्रीम वर्ड्स होंगे तो मोस्टली वो आंसर गलत होगा। बहुत कॉमन है, इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा मैं। निगेटिव वर्ड्स होते हैं कुछ जैसे बट, नॉट, वाइल, नेवर, इनके सही गलत होने की संभावना 80% 90% गलती होते हैं। फिर अनफेमिलियर या सरप्राइजिंग फैक्ट्स हैं। अगर ये बहुत बड़े बड़े अनफेमिलियर सरप्राइजिंग फैक्ट दिए जा रहे हैं तो उनको आपको क्वेश्चन में देखना है, और मोस्टली वो गलत होता है। डेटा, स्टैट्स, फैक्ट्स, ये यूपीएससी मोस्टली गलत देता है क्योंकि इनको ट्विक करना आसान है। डेटा को गलत 3.2 को 1.6 या 1.6 को 3.2 लिखना बहुत ईजी है, फट से हो जाता है, क्वेश्चन बनाने में कोई टेंशन नहीं होती है, तो इसलिए यूपीएससी यूज करता है। स्टडी इंक्रीज स्टडी डिक्रीज मैं बता चुका हूं आपको। नॉर्मली कोई परसेंटेज वगैरह कुछ भी स्टडी इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है। इकोनॉमी में कभी तो बिल्कुल नहीं होता है। इकोनॉमी में मोस्टली पूछा जाता है, ये सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर्स वाली चीजें होती है, वही होती है एब्सोल्यूट इंक्रीज एब्सोल्यूट डिक्रीज। तो ये समरी हो गई। अभी मैं आपको कुछ एडवांस लॉजिक बताऊंगा। देयर आर सम थिंग्स विच सब्जेक्ट वाइज वेरी करती हैं। कुछ चीजें हैं जो शायद पॉलिटी या साइंस एंड टेक में डिफरेंट होती हैं या अलग होती हैं। और जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे बोलते हैं देखो सर लॉजिक फेल हो गया यहाँ पे। जनरली लॉजिक फेल नहीं होता है, बस आपको क्या है, आपको उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको सब्जेक्ट वाइज सेगमेंट शायद पता ही नहीं है, तो आपका तो फेल होना ही है। अब हम आगे चलते हैं। ये 4 सब्जेक्ट हैं जिन पे स्पेसिफिक हम कवर करेंगे। पहला रहेगा पॉलिटी, दूसरा रहेगा साइंस एंड टेक, तीसरा रहेगा ज्योग्राफी, और चौथा रहेगा हिस्ट्री। इन चारों सब्जेक्ट से जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक लॉजिक्स हैं जो जनरली वर्क करते हैं उनको हम कवर करेंगे। सो पहले पॉलिटी को देख निपटा लेते हैं। तो एक्सट्रीम में स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, बट ये चीज कभी कभी पॉलिटी में वर्क नहीं करती है। पॉलिटी में क्या होता है, पॉलिटी इज ए लॉ। जनरली हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड और एनी अदर लॉ इज फिल्ड विद एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन बनाए जाते हैं। लीगल लैंग्वेज यू अंडरस्टैंड ना, कि ऐसा लेकिन ऐसा, ऐसा लेकिन ऐसा नहीं। तो साइंस ये पॉलिटी में ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट बहुत बार सच होते हैं, वो फैक्ट होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ। तो 18 का क्वेश्चन देखो आप। इसमें क्या है, दूसरा स्टेटमेंट है, लीडर ऑफ द अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फर्स्ट टाइम इन 1969। फर्स्ट टाइम इन 1969। अब जनरली आदमी को लगा कि फॉर द फर्स्ट टाइम इस तरह की बात आ रही है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई हुई थी कि जनरली इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं वो गलत होते हैं, और ऐसे स्टेटमेंट पे जिसमें बहुत टाल क्लेम किया गया हो उस स्टेटमेंट को आपको ढंग से पढ़ना होता है। लेकिन यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है। बाकी क्यों गलत है क्यों गलत नहीं है वो एक डिफरेंट वीडियो का टॉपिक है, लेकिन इस वीडियो पे आप देखोगे कि जो टॉल क्लेम वाला स्टेटमेंट है वो सही है। इसी तरह 2024 का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन था, नो डिमांड फॉर द ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इस तरह के नो डिमांड या नो नन इस तरह के मैंने बताया था ना, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं, मोस्टली गलत होते हैं। पर पॉलिटी के सब्जेक्ट में ये सही है। यहाँ पे स्टेटमेंट 2 सही है। समझ रहे हो ना आप, कॉमन सेंस लगाओ आप यहाँ पे कि पॉलिटी में जब बात आएगी तो जो एक्सेप्शनल स्टेटमेंट है उनको डायरेक्टली आपको एलिमिनेट नहीं करना है। अदर सब्जेक्ट्स में करना है, लेकिन पॉलिटी में डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं करना है। अगर और किसी तरीके से एलिमिनेट हो रहा है तो अलग बात है। ठीक है, इसी श्रृंखला में दूसरी ट्रिक है। जनरली जहाँ पे कैन नॉट वर्ड आता है मैक्सिमम टाइम ये गलत होता है, लेकिन हाँ ये मैं मैक्सिमम टाइम बोल रहा हूँ, 100% गलत नहीं होता है। कुछ जगह पे सही मिल सकता है आपको, पर मैक्सिमम टाइम गलत होता है। 80% टाइम आपको गलती मिलेगा जहाँ पे कैन नॉट वर्ड यूज किया गया है। जैसे कि 2018 का स्टेटमेंट देखो आप, यहाँ पे बोल रहा है दिस कैन नॉट, और ये गलत है। कि कहना क्या चाह रहा है स्टेटमेंट, कि कोई लॉ जिसको अगर 9th शेड्यूल में डाल दिया गया तो उसकी वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट चेक नहीं कर सकता। व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड कि केशवानंद भाटी जजमेंट के पहले आपने डाल दिया तो डाल दिया, उसके बाद जो डाला वो सुप्रीम कोर्ट इज वेल विद इन इट्स राइट टू चेक अंडर द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो यहाँ पे कैन नॉट वर्ड यूज हुआ है और ये गलत। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। ये 2021 का एक क्वेश्चन है जिसमें कि लिखा हुआ है कैन नॉट। ओके, सो कैन नॉट जहाँ पे शब्द यूज हुआ है वो मोस्टली गलत होगा आपका। आपको इसको गलत मान के इसको एलिमिनेट कर लेना है। अब बाकी इन दोनों में से आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको समझा पा रही है तो ठीक है, नहीं समझा पा रही तो नहीं सही। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। एलिमिनेशन सिखा रहा हूं मैं, एलिमिनेशन से एटलीस्ट ये स्टेटमेंट आपको एलिमिनेट हो गया है ना। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी है, अगर वो पीपल सेंट्रिक ऑप्शन दिया हुआ है तो मोस्टली सही होता है, या सही होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे कि ये बैंकिंग करस्पॉन्डेंस के बारे में क्वेश्चन था 2014 का, यहाँ पे सब सीधा सीधा लिखा हुआ, इट इनेबल्स बेनिफिशियरीज टू ड्रॉ देयर सब्सिडीज एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट इन देयर विलेजेस। अच्छा अच्छा,
सब अच्छी अच्छी बातें लिखी है ना, पीपल सेंट्रिक है, जनता के भले के लिए काम हो रहा है, मोस्टली सही होगा। इट एनेबल्स द बेनिफिशियरीज इन रूरल एरियाज टू मेक डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स, एकदम जनता के भले की बात हो रही है, बहुत मीठी मीठी बातें हो रही हैं, तो इसमें दोनों सही है। 2016 का एक स्टेटमेंट देखो आप, ये बात हो रही है अटल पेंशन योजना की। इट इज ए मिनिमम गारंटी पेंशन स्कीम दैट इज मेनली टारगेटेड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स, है ना, जनता के लिए बात हो रही है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में गलत होता है, ये अजीब और अजीब फैक्ट दे दिया है, ओनली वन मेंबर ऑफ द फैमिली कैन ज्वाइन दिस स्कीम। अब ये तो अपसेट स्टेटमेंट है, यू अंडरस्टैंड ना, कि एक परिवार में अगर बहुत सारे मेंबर्स हैं जो एक्चुअली उसी कैटेगरी से आते हैं, तो ऐसा थोड़ी कह दोगे कि आप बाकी लोग, एक आदमी को इंश्योरेंस है बाकी को नहीं है, बाकी और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है ना, सबकी लाइफ की वैल्यू तो है ही है। तो ये एक तरीके का अबसर्ड स्टेटमेंट है। मैं हमेशा बोलता हूँ, हर बात पे फोकस करता हूँ कि अबसर्ड स्टेटमेंट्स जो होते हैं उनको आपको पहले से पहचान लेना है। अगर एब्सर्ड स्टेटमेंट मिल रहा है तो कोई भी लॉजिक, कोई भी नॉलेज, सब गलत है। एब्सर्ड स्टेटमेंट एब्सर्ड ही होते हैं। जैसे कि ये इसके आगे वाला है, सेम अमाउंट ऑफ द पेंशन इज गारंटीड फॉर द स्पाउस फॉर द लाइफ आफ्टर द सब्सक्राइबर। ठीक बात है, सीधी सीधी बात लिखी है, तो उस हिसाब से ये सही है। और कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं। 2018 का क्वेश्चन है ये, डिजिटल इंडिया प्लान के बारे में है। डिजिटल इंडिया प्लान के बारे में अब ये क्या, पहला पहला स्टेटमेंट, फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज ओन इंटरनेट कंपनीज लाइक चाइना डेट। इट डजंट लुक लाइक, पहली बात तो पीपल सेंट्रिक नहीं लग रहा, दूसरा कि ये थोड़ा अजीबोगरीब सी बात बोल रहा है। इट इज कि मतलब हम चाइना से ये पर्टिकुलर चीज कॉपी कर रहे हैं, है ना, तो वहां से बात नहीं बनेगी। दूसरा स्टेटमेंट है, कुछ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस दैट कलेक्ट बिग डाटा टू बिल्ड देयर लार्ज डाटा सेंटर्स बनाने के लिए है। ये भी पीपल सेंट्रिक नहीं है, जनरली पीपल सेंट्रिक ऑप्शन सही होते हैं। तो ये गलत है, नहीं गलत है, ये एक संभावना है कि ये मोस्टली गलत होने की संभावना है, लेकिन जरूरी नहीं गलत हो। लेकिन ये बात है जो आपको पूरा पीपल सेंट्रिक है, कनेक्ट द मेनी ऑफ द आवर विलेजेस टू इंटरनेट, ब्रिंगिंग वाईफाई टू मेनी ऑफ द स्कूल्स, पब्लिक प्लेसेस एंड मेजर टूरिस्ट स्पॉट। अब ये बहुत बढ़िया सी बात लिखी है, तो कम से कम स्टेटमेंट 3 सही है आपका, तो एटलीस्ट ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी 3 में अगर आपको ऊपर आइडिया आएगी गलत है सही है तो आपका हो जाएगा, वरना वो आपकी किस्मत पे है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, नेशनल करियर सर्विस के बारे में। नेशनल करियर सर्विस के बारे में है। अब इसमें पहला क्या है, इट इज इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डीओपीटी का है। अब इसमें क्या कर दिया है यूपीएससी ने इसमें खेल गया है। एक ट्रिक है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, कि नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन में यूपीएससी हमेशा खेलता है। क्यों? क्योंकि उसको चेंज करना बहुत आसान है। एक डिपार्टमेंट की जगह दूसरा डिपार्टमेंट लिख दिया, एक मिनिस्ट्री की जगह दूसरी मिनिस्ट्री लिख दी, और आपका काम हो गया। कितना इजी काम है ना। तो एग्जामिनर की लाइफ आसान बन जाती है इससे, सबको अपनी लाइफ आसान बनानी है, तो वहीं से आपका लॉजिक काम करते हैं। तो ये गलत बॉडी दे दी है इसने। दूसरा क्या है, नेशनल करियर सर्विस हैज लॉन्च्ड ए मिशन मोड टू इंप्रूव द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू अनएजुकेटेड यूथ। अब कैरियर की बात हो रही है और बात कर रहा है अनएजुकेटेड यूथ की। अनएजुकेटेड यूथ की बात होगी जनरली तो बहुत मैनुअल सा लेबर या इस तरह की जॉब दे सकते हो ना, जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसको आप करियर थोड़ी बना दोगे उसका। उसको आप एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, बहुत अच्छे लेवल का तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ठीक है, उसकी जीवन चलाने के लिए एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो। तो कुछ हद तक इसको मैं कहूंगा दिस इज एन अबसर्ड स्टेटमेंट, तो ये यहाँ से गलत होता है मेरी नज़र में। और ये जो है, ये शायद डिपार्टमेंट का नाम गलत दे दिया है, ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। ये जो पर्टिकुलर ये लॉजिक है, ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। हाँ, फोर्थ लॉजिक है कि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दे रखा हो, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दे रखा हो और ऐसा लिख रखा हो कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस, वेल डिफाइन, कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब, कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफाइज और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ये मोस्टली गलत होते हैं। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है। एक किताब है जिसमें देश, इतना बड़ा देश है, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ तो नहीं लिखा हो सकता ना, बहुत सी चीजें लगभग कवर करने का प्रयास किया गया। दुनिया का लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया का लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, बट फिर भी एकदम माइन्यूट डिटेल कवर नहीं कर सकता। दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। देख रहे हो आप, इंडिया में हजारों कानून है, उन हजारों कानून से देश गवर्न हो पाता है, लेकिन फंडामेंटल जो लॉ है उसमें सब कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह की माइन्यूट डिटेल नहीं हो, इट कैन नॉट इंक्लूड माइन्यूट डिटेल। तो जैसा कोई स्टेटमेंट जो दे रहा हो कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा समझा देता है या इसकी डिटेल में एकदम बता रखा है, वो गलत होते हैं। कॉमन सेंस समझ में आ रहा है आपको। तो 24 का ये क्वेश्चन ले लो। अब ये इसका इसका बाकी दो स्टेटमेंट तो अलग तरीका है, नॉलेज है या लॉजिक है। तीसरा स्टेटमेंट देखो, व्हेन ए बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स टाइम लिमिट, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी टाइम लिमिट। इस तरह की टाइम लिमिट्स वगैरह कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता जनरली। तो प्रिस्क्राइब, अब मैंने शब्द बताया था ना, क्लासिफाइज या वेल डिफाइंड, डिफाइन, इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो गलत होते हैं। तो इससे तो ये गलत हो गया, तो 3 तो गलत है आपका, इलिमिनेशन यहाँ पे काम कर रहा है। बाकी ये जो 2 है इनका अलग लॉजिक है, जो हमारे इस पर्टिकुलर बात का पार्ट नहीं है, तो हम इसको आगे बढ़ जाएंगे। अगला 2023 का स्टेटमेंट देखो आप, यहाँ पे कह रहा है आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशन मोस्टली डज नॉट डिफाइन एनीथिंग, डज नॉट प्रेस्क्राइब एनीथिंग, तो ये गलत है स्टेटमेंट। तो आपका यहाँ से तो सीधे आंसर ही आ गया है। ये फॉर्मेट सबसे बढ़िया होता है, अगर आपको थोड़ा भी आता है तो आपका काम चल गया। आगे देखते हैं 2020 का क्वेश्चन उठाओ, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, तो आपको समझ में आ गया कि दोनों के दोनों गलत हैं और सही होगा 1 और 2। इसी तरह से 2020 का एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सीधे से समझ में आ रहा है। अब अगला स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। अब मैं इसको नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत होगा, मोस्टली इस लॉजिक से, ये इस लॉजिक से गलत होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ नहीं दिखा सकता, सब कुछ नहीं बता सकता। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एक अलग लॉ है, इसमें हो सकता है नहीं हो सकता। तो इस नॉलेज से आपका ये पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा,
बाकी आपके अंडरस्टैंडिंग पे है कि आप इसको सही कर पाते हो कि गलत कर पाते हो, है ना? समझ में आ रहा है ना चीज? तो 19 का एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है? टर्म ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। नथिंग इज वेल डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स फॉर श्योर, है ना? तो ये तो तीन तो गलत हो गया। तो तीन जैसे ही कटाओगे तो उसमें तो आंसर ही आ जाएगा, इसमें एलिमिनेशन का नहीं, इसमें सीधे आंसर ही आ जाएगा। 2022 का एक क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ रहा है ना? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये गलत होगा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है। और यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, अटॉर्नी जनरल और सोलिसिटर जनरल दोनों को कर रखा है। अटॉर्नी जनरल अलाउड होता है पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, हालांकि ये हमारे नॉलेज का पार्ट है, इस लॉजिक का पार्ट नहीं। इस लॉजिक में से सिर्फ आपका स्टेटमेंट टू निकलता है, स्टेटमेंट टू गलत इससे प्रूव होता है, तो आप इसको एलिमिनेट कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आगे देखते हैं आपका 2022 का एक क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज। समझ में आ रहा है ना आपको? तो मतलब पहला तो गलत हो गया सीधे। अब आप मान के चलो कि इस तरह के स्टेटमेंट है वो गलत होते हैं, तो ये एकदम सीधे गलत है। इसी तरह इसमें देखो आप, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, तो आपका दो गलत है, तो आपको दो गलत कर देना है ना? हो रहा है क्लियर ना? इस तरह के स्टेटमेंट होते हैं उनमें हमेशा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन कर रहा है, प्रिस्क्राइब कर रहा है, लिमिट दे रहा है, ये सब गलत होते हैं, तो उन पे हमेशा गलत ही मान के चलना है। अब आप थोड़ा, आपका मैं चाहता हूँ इस पर थोड़ा ध्यान देके आप देखो इसको। ये एक स्टेटमेंट है जिसमें बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, इसमें इसके बारे में ही बोला अकॉर्डिंग टू, लेकिन ये स्टेटमेंट सही है। क्या बोल रहा है इसमें? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट को ड्यूटी देता है कि उसको स्टेट गवर्नमेंट की का प्रोटेक्शन करना है। अब ये आर्टिकल 355 है, हालांकि आपका नॉलेज सही होगा तो आपका सही होगा, लेकिन इस जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है, तो इसको कह लो कि इस जगह शायद आपका लॉजिक फेल हो रहा है, या आपका कॉमन सेंस अगर हो तो आप में भी हो सकता है सॉल्व कर लो, क्योंकि सेंटर की जिम्मेदारी है, डिफेंस है वो सेंट्रल का सब्जेक्ट है, तो सेंटर की जिम्मेदारी है स्टेट को प्रोटेक्ट करना। तो अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो आप यहाँ से कर पाओगे, कॉमन सेंस नहीं है तो आप यहाँ से गलत कर दोगे, तो ये कायदे से सही है। इसी का अगला स्टेटमेंट देखोगे तो यहाँ पे बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट, ये गलत है ना? तो ये एक तरीके से वो स्टेट इस तरह क्वेश्चन दे दिया है जहाँ पे ये लॉजिक आपका फेल होता है, प्रॉपर नहीं लग पा रहा है। बहुत कॉमन सेंस और आपके पास नॉलेज है तो आपका सही होगा, नहीं तो गलत कर दोगे आप इसको, है ना? तो ये समझिए, ये एक्सेप्शन है एक तरीके का। अब अगला लॉजिक है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज रॉन्ग। ये मोस्टली रॉन्ग होता है, 80-90% रॉन्ग होगा। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल है, मिनिस्ट्री, बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, ये जहां भी दे रखा हो ये मोस्टली गलत होगा, तो आपको गलत मार्क के चल लेना है जब तक कि आपको आता ना हो। अब थोड़ा सा इसमें डिटेल दे रखा है मैंने इसका, इसको थोड़ा ये भी कभी कोई पूछ लेता है तो आइडिया लगा लो आप। इस बॉडी इज फॉर्म्ड पॉजिटिव विद पॉजिटिव पर्पस, तो उसका जो मटेरियल होगा, टूल होगा, जो उसके तरीके होंगे वो भी पॉजिटिव होंगे। वो गांधी जी वाली बात है कि सिर्फ मीन्स, कि सिर्फ इंड्स नहीं, मीन्स भी पॉजिटिव होने चाहिए, तो उसमें दोनों पॉजिटिव होना चाहिए अगर पॉजिटिव पर्पस के लिए कोई बॉडी बनाई गई है। अगर इंटरनेशनल सफिक्स में लगा हुआ है, मतलब कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो इट इज एन एनजीओ, इट इज नॉट ए गवर्नमेंट बॉडी। अगर अथॉरिटी लगा है इसके सफिक्स में तो ये होगा स्टेचुटरी बॉडी। फॉर एग्जांपल इज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो स्टेचुटरी बॉडी होती है ये। अगर काउंसिल लिखा है लास्ट में, सफिक्स है, तो ये हेडेड बाय मिनिस्टर होगा, जीएसटी काउंसिल, जैसे कि फॉर एग्जांपल है ये। अगर कमेटी लिखा हुआ है तो ये हेडेड बाय ब्यूरोक्रेट, कोई आईएएस ऑफिसर होगा, होम सेक्रेटरी वगैरह जो इसको हेड कर रहे होंगे। यूएन ऑर्गेनाइजेशन इंटर गवर्नमेंटल होते हैं, है ना? यूएन ही इंटर गवर्नमेंटल है। आसपास दुनिया के लगभग सारे कंट्री, या लगभग लगभग सारे कंट्री मिलके यूएन बनाया हुआ है, तो यूएन के जो ऑर्गेनाइजेशन होंगे मोस्टली वो भी इंटर गवर्नमेंटल होंगे। तो अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है कि ये फलाने ऑर्गेनाइजेशन इज इंटर गवर्नमेंटल, तो हाँ वो है इंटर गवर्नमेंटल ही है। अब इस पे आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टेटमेंट देख लेते हैं। अब इस पे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि 2024 का ही क्वेश्चन है, पूछा गया है टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, वर्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है? एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, नहीं है, ये गलत है, यहाँ पे गलत दे रखा है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज रॉन्ग, तो यहाँ पे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन जिसकी जगह यूनाइटेड नेशन, ये गलत है, तो आपका पहला गलत हो गया, इसको एलिमिनेट कर लिया आपने। अब इसमें दूसरा स्टेटमेंट तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, सब ठीक ठीक बातें लिखी हुई हैं, अब सही है। तीसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ये फंड्स ग्राउंड करता है, क्योंकि जनरली जो फंड्स ग्रांटिंग एजेंसीज होती हैं वो वेल नोन होती हैं, तो इस हिसाब से इसको आप गलत कर सकते हो। लेकिन हाँ, आपका लॉजिक जो मैं बता रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशन का नाम गलत होता है, वो यहाँ तक है। ये जो इंस्टीट्यूशन का नाम दिया हुआ है गलत है, ये इस तरह होता है मोस्टली, इस तरह जहाँ दिया होगा आप गलत मान के चलना। तो 24 का ही क्वेश्चन था, इसमें क्या है, यूनियन जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, अब यहाँ प्राइम प्रेसिडेंट की जगह प्राइम मिनिस्टर कर दिया है, तो यहाँ वही लॉजिक अप्लाई होता है कि नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, अथॉरिटी या मिनिस्टर, मिनिस्ट्री, ये सब गलत होते हैं, तो आप इसमें पहला गलत है। तो 24 का ही क्वेश्चन है, गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइजेस एंड डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी ऑफ द स्टेट एज शेड्यूल्ड ट्राइब, अब यहाँ पे ये गलत है, गवर्नर क्यों घुसेड़ दिया गया है, प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर घुसेड़ दिया गया है, तो ये गलत है। इसी तरह आगे देखते हैं, जननी सुरक्षा योजना पे क्वेश्चन है और स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट घुसेड़ दिया इसमें, कि इसको जो देख रहे हैं वो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट चला रहे हैं, तो ये इसका स्टेटमेंट 1 गलत है। तो 18 का इस तरह क्वेश्चन है, जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप पे आया था, इसमें दे रखा था क्या, जीएम मस्टर्ड क्रॉप इज डेवलप्ड जॉइंटली बाई आईआरएआई एंड पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी था, उसकी जगह पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कर दी थी। तो ये इस तरह के इंस्टीट्यूशन, अथॉरिटी, यूनिवर्सिटी, ये सब गलत कर देने में बहुत यूपीएससी का, क्योंकि इसमें यूपीएससी का कोई मेहनत नहीं लगता, सीधे सीधे एक अथॉरिटी उठाई, उसके दूसरा डाल दिया, एक मिनिस्ट्री उठाई दूसरा डाल दिया, एक यूनिवर्सिटी उठाई दूसरा डाल दिया। इट इज़ वेरी सिंपल, इसलिए यूपीएससी इस तरह काम करता है। आई होप कि जब आप सीरीज इतनी देख रहे हो तो यू अंडरस्टैंड कि जो एग्जामिनर है उसका माइंडसेट कैसे काम करता है।
वो माइंडसेट पकड़ना सीखो, उससे एक कॉमन सेंस डेवलप होगा, सिविल सर्विसेज रिक्वायर्ड कॉमन सेंस, जो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को सही करने में आपको एक इंट्यूशन देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये स्टेटमेंट है, इसमें दूसरा स्टेटमेंट देखो, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज इन पार्टनरशिप विद क्लाइमेट ग्रुप ने बनाया है, क्या है, EP100। ठीक है, तो ये गलत है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस आर रॉन्ग, तो दो गलत है इसमें, बाकी सही है नहीं सही है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो 21 का ही क्वेश्चन है, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज इज जॉइंटली प्रमोटेड बाय RBI एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब ये भी नेम ऑफ द बॉडी इज रॉन्ग। वाटर क्रेडिट, अब इसमें क्या दिया हुआ है, ये ग्लोबल इनिशिएटिव है, ठीक है, लॉन्च किसने किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO एंड वर्ल्ड बैंक। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है कि जो बॉडी है वो गलत है, गलत दे रखी है। अब यहाँ पे क्या किया है कि वाटर क्रेडिट की जगह डाल दिया है कि WHO और वर्ल्ड बैंक ने बनाया है, जबकि ये एक्चुअली प्रोग्राम है जो डेवलप किया है water.org का ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, और शायद हॉलीवुड एक्टर है मैट डेमोन, उन्होंने इसको फाउंड किया है, तो ये गलत है इसलिए। आगे इजी वन लाइनर जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें पॉलिटी में हमें स्टेटमेंट 1 को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहां पे बहुत बार UPSC तुमसे ट्रिक करने का प्रयास करता है तुमको, तो बहुत अच्छे से पढ़ना है स्टेटमेंट को। फिर भी अगर सही है तो सही है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्टेटमेंट 1 का भी गलत सही नहीं होगा, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको इजी वन लाइनर है ये। इसका एक ऑप्शन देख लेते हैं, इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म, देयर इज ए इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया। कायदे से देखोगे तो इंडिया में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, आपको लगेगा कि हाँ यार बात तो सही है, इंडियन फेडरलिज्म का ये तो फीचर है ना, पर ये नहीं है, एक्चुअल फीचर इसका ये है। इसी तरह 2023 में देखो आप यहाँ पे क्या किया है, छोटी सी लाइन डाल दी है, द मेंबर नॉमिनेटेड टू अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट आर आल्सो एलिजिबल। नॉमिनेट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी को नॉमिनेट कर रहे हैं और वही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में वोट डालेंगे, है ना, ये लॉजिकली ठीक नहीं लग रहा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब पॉलिटी से निकल के आते हैं साइंस एंड टेक पे। साइंस एंड टेक पे कौन सी स्पेशल चीजें अप्लाई होती हैं देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी जो होती है वो मोस्टली सही होता है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी होती हैं उनके जो एप्लीकेशन होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं मोस्टली, बट ट्राई टू स्पॉट अब्सर्ड स्टेटमेंट, कभी कभी अब्सर्ड स्टेटमेंट देता है तो वो गलत हो जाता है। जस्ट मार्क, मतलब मैं तो बोलता हूँ इस तरह का क्वेश्चन आया, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपको उसमें ऑल करेक्ट मार्क आना है, और आपका आपके जो आपके साथ वाला है ना उसने भी ऑल करेक्ट ही मारा होगा, तो इट वोंट एक्सक्लूड यू फ्रॉम द रेस, ये मान के चलना है आपको। बट एक चीज हमें याद रखनी है कि ये कुछ लोग गलती कर देते हैं कि साइंस एंड टेक में सब जगह ऑल मार्क आते हैं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी होता है कि साइंस एंड टेक के किसी क्वेश्चन में कोई फीचर पूछ रहा है, तो जो फीचर के बारे में डिटेल पूछ रहा है वो उसमें ऑल थोड़ी हो जाएगा, लेकिन बहुत लोग ऐसा करके आते हैं, तो वो ध्यान रखना है, कोई फीचर वगैरह पूछ रहा है तो नहीं है, एप्लीकेशन होना चाहिए फीचर का। आप करके देखते हैं। तो 22 का क्वेश्चन है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये क्या है, इसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं, रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट, रिड्यूस मेथेन प्रोडक्शन, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। सब कुछ अच्छा अच्छा बात कर रहा है, तो ऑल करेक्ट। ओलेड के बारे में पूछा था कि इसका कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, डिस्प्ले बनाए जा सकते हैं, फ्लेक्सिबल डिस्प्ले यस, रोल अप डिस्प्ले यस, ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले यस, तो इसमें सारे सही है क्योंकि यस किया जा सकता है। तो यार 20 में इसी तरह है, फर्टिगेशन के एडवांटेज पूछा हुआ है। अब इसमें देखना, एक इसको गलत माना है UPSC ने, बाकी सब सही है, बाकी सब में सीधी सीधी बातें कर रहे हैं। कंट्रोलिंग ऑफ द एल्कलिनिटी ऑफ द इरिगेशन इज पॉसिबल, डेफिनेटली पॉसिबल, ओके। इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज पॉसिबल, पॉसिबल। रिडक्शन ऑफ द लीचिंग ऑफ द केमिकल न्यूट्रिएंट्स इज पॉसिबल, पॉसिबल, ठीक है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट देखो, एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फेट इज पॉसिबल। अब इसमें कह रहा है रॉक फॉस्फेट तो ठीक है, ऑल अदर फॉस्फेट इज पॉसिबल, कोई तो एक हो सकता है रॉक फॉस्फेट ऐसा निकला है जो पॉसिबल शायद ना हो, तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो इसलिए गलत है। तो आपका 1, 3 एंड 4 सही है। जो 14 क्वेश्चन था, नीम कोटेड यूरिया के बारे में पूछा गया था इसमें। अब इस पे क्या है, नीम ऑयल कैन बी यूज्ड एज ए पेस्टिसाइड यस टू कंट्रोल द प्रोलिफरेशन ऑफ सम स्पीसीज इंसेक्ट, बहुत बढ़िया, बिल्कुल हो सकता है, ये तो सालों से हमारे घरों में किया जा रहा है। नीम सीड्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ बायोफ्यूल्स एंड हॉस्पिटल इंग्रेडिएंट्स। अब ये क्या है, गलत है, कैसे, आर यूज 2014 में आया था, आर यूज कि नीम सीड को यूज किया जा रहा है बायोफ्यूल बनाने के लिए, नहीं, 2014 में नीम सीड से बायोफ्यूल बिल्कुल नहीं बन रहे थे, मतलब अभी भी नहीं बन रहे थे, तो उस जमाने में तो बिल्कुल ही नहीं बन रहे थे, तो 14 के हिसाब से ये क्वेश्चन गलत था, तो इसको गलत मान लिया गया था। और फिर अगला क्या था, नीम ऑयल हैज एप्लीकेशंस इन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यस, इट हैज एप्लीकेशंस, तो ये तो बिल्कुल ट्रेडिशनल नॉलेज है हमारा, आयुर्वेदा का पार्ट है। तो अगला स्टेटमेंट देखो आप, 3D प्रिंटिंग के एप्लीकेशन पूछ रहा है, सारे सही हैं। एप्लीकेशन क्या पूछ रहा है, सारे सही हैं। अब इसमें आपको करना क्या है, जब इस तरह का स्टेटमेंट है एप्लीकेशन पूछे तो ये मानिए चला कि सारे सही होंगे, एक बार पढ़ लेना है, कोई अपसर्ड स्टेटमेंट तो नहीं लिखा है, कोई अजीबो गरीब बात लिखी हो तो उसको नहीं मानना है, लेकिन जनरली इन जनरल सेंस सारे सही होंगे। अगला क्या है, 2020 का क्वेश्चन है, जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन सेल्स दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म्स ऑफ ए प्रोस्पेक्टिव पेरेंट यस, इट इज पॉसिबल, कैन बी। ए पर्सन जीनोम कैन बी एडिटेड यस, इट कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ, है ना, जब बच्चा एम्ब्रियो स्टेज में तभी एडिट किया जा सकता है, तो हाँ किया जा सकता है। चाइना के एक साइंटिस्ट ने करके भी दिखाया था, हालांकि बाद में उसको जेल हो गई इसके लिए। ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल स्टेम सेल्स कैन बी इंजेक्टेड इनटू एम्ब्रियो ऑफ ए पिग यस, इट कैन बी इंजेक्टेड। ह्यूमन का जो बेस्ट शायद बॉडी का जो सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन बैठता है वो पिग के साथ ही बैठता है, मतलब जो ऑर्गन्स पिग के होते हैं वो कुछ ऑर्गन्स ह्यूमंस में कभी कभी काम कर जाते हैं, तो यस इट इज पॉसिबल, ऑल करेक्ट। वेब 3.0 में पूछा गया था,
enables people to control their own data, yes. There can be blockchain based social networks, yes, operated by users collectively rather than cooperation, yes. अब इसमें यहाँ समझो एक बात को, ये एप्लीकेशन नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है फीचर्स वेब 3.0। ऑल थ्री सही है इसमें, लेकिन ये इसमें ये लॉजिक नहीं बैठ रहा है। ये इसके फीचर पूछ रहा है, ये बाय लक सही है। यहाँ पे फीचर पूछ रहा है, एप्लीकेशन नहीं पूछ रहा है। इस चीजों को याद रखना है, इसको साइंस एंड टेक के क्वेश्चन में इस चीजों को ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन और फीचर्स में डिफरेंस होता है। यहाँ बाय लक तीनों सही है। 2020 का क्वेश्चन देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू, है ना, इफेक्टिवली डू प्रेजेंट सिचुएशन बोला है, कर सकती है इफेक्टिवली। पहला क्या था, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इंडस्ट्रियल यूनिट्स को कम कर सकती है, थोड़ा नॉलेज देकर कम कर सकती है। दूसरा क्या, इसको यूपीएससी ने गलत माना था। हालांकि आज यह क्वेश्चन पूछा जाता तो यूपीएससी इसको सही मानता, 200% सही मानता। पर ये 2020 में आया था, तब शायद एआई उतना डेवलप नहीं था, तब किसी ने चैट जीपीटी देखा नहीं था, किसी को पता नहीं था कि ऐसी चीजें भी होती है। आज तो इतने एआई हो गए, अब तो कुछ भी कर पा रहे हैं। मतलब इस समय अब पूछा जाता तो यूपीएससी को स्टेटमेंट सही मानना पड़ता, लेकिन उस समय यूपीएससी ने इसको गलत मान लिया था। फिर इसका अगला है डिजीज डायग्नोसिस, डायग्नोसिस कर सकता है। टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन, अब इसको मान लिया था यूपीएससी ने कि ये भी सही है। फिर अगला था, ये थोड़ा अपसेट है, इसको समझ सकते हो मोस्टली, वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये एआई नहीं कर सकता। वायरलेस ट्रांसमिशन, वायरलेस ट्रांसमिशन हो सकता है, मे भी पॉसिबल है, हालांकि आज पॉसिबल है, उसमें शायद पॉसिबल नहीं होगा, हो सकता है, पर एआई का इससे कोई संबंध नहीं है वायरलेस ट्रांसमिशन से, है ना, समझ में आ रहा है। तो ये गलत है, तो उस हिसाब से 1, 3 एंड 4 सही है। अगला है 2019 का क्वेश्चन है, आरएनए इंटरफेस के बारे में पूछा गया है कि गेन पॉपुलरिटी इन लास्ट फ्यू ईयर्स। अब इसका यूज कहाँ है, इट इज यूज्ड इन इन डेवलपिंग जीन साइलेंसिंग थेरेपीज, हाँ हो रहा है यूज, हो रहा था उस समय। इट कैन बी यूज इन डेवलपिंग थेरेपीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये भी हो रहा है, हो सकता है कैन भी लगा दिया था तो बिल्कुल बहुत संभावना है। अगला क्या है, इट कैन बी डेवलप्ड टू हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब ये स्टेटमेंट इस पूरे लॉजिक का एक्सेप्शन है, इसको यूपीएससी ने गलत माना था, आई डोंट नो, ठीक है। तो इस तरह की चीजें कभी कभी गलत हो सकती हैं, लेकिन आप 80% 90% ये सही ही होती हैं। तो आपको लॉजिक हमेशा 100% एक्यूरेसी नहीं बताए जाते, जो भी चीजें बताई जा रही हैं वो संभावना ज्यादा होती है, इसलिए बताए जा रहे हैं। जहाँ पे आपके नेट पॉजिटिव लाने की संभावना ज्यादा है, 100% सही होगा ये कोई क्लेम नहीं कर सकता। अगला जैसे है कि इट यूज टू प्रोड्यूस द क्रॉप प्लांट्स दैट आर रेजिलिएंट टू वाइटल पैथोजेंस, हाँ ये सही है, तो ठीक है। लेकिन ये 3 को गलत माना था, अगर आप लॉजिक से आते तो गलत करके आते, बट ठीक है, कभी कभार एक आध क्वेश्चन गलत होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। एक चीज याद रखनी है, टेक्नोलॉजी हमेशा अपग्रेड होती है। टेक्नोलॉजी जो चीजें आज पॉसिबल हैं उससे ज्यादा चीजें कल पॉसिबल होंगी। एग्जांपल समझते हैं, 2020 का क्वेश्चन है, वीएलसी टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ रहा है। इसमें आप ये स्टेटमेंट देखो, वीएलसी कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फास्टर देन ब्लूटूथ। वीएलसी नई टेक्नोलॉजी है, ब्लूटूथ पुरानी टेक्नोलॉजी थी, इंप्रूव होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो इम्प्रूव हुआ होगा ऐसा मान के चलना है। तो कोई नई टेक्नोलॉजी है उसको मान के चलना है कि पुरानी से बेहतर होगी, ठीक है, तो ये सही था। नैनो ट्यूब के बारे में, कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में, इट कैन बी यूज्ड एज कैरियर ऑफ ड्रग एंटीजन इन ह्यूमन बॉडी, कैन बी यूज, संभावना है, यस। दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब ये कार्बन नैनो ट्यूब है, इनको यूपीएससी ने माना था कि दे कैन नॉट मेक ब्लड कैपिलरीज, हालांकि ये एक तरीके का फीचर है। आगे देखते हैं, दे कैन बी यूज इन बायोकेमिकल सेंसर्स, यस दे कैन बी यूज। कार्बन नैनोट्यूब्स ट्यूब्स आर बायोडिग्रेडेबल, कार्बन है, कार्बन की चीजें मोस्टली बायोडिग्रेडेबल होती हैं, तो संभावना है कि ये भी होगी। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। अभी 2020 का एक क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू, थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। ये सेंटेंस अगर आ जाता तो सही होता, उस जमाने में गलत था, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, तो इस चीज ऐसी चीजों को मान के चलो, ये स्टेटमेंट आज भी गलत होता, क्योंकि ये absurd स्टेटमेंट है। अब जो फीचर पूछ रहा हो किसी चीज के बारे में, तो उसमें एप्लीकेशन वाला लॉजिक अप्लाई नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे ये आरटीजी रेडियो स्टोव थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर फीचर्स पूछ रहा है, ये होते क्या है, यूज किए जाते हैं, जहाँ पे कैन भी आ रहा है उसको सही होने की संभावना है, तो ये कैन भी यूज कर रहा है स्टेटमेंट 3 में, तो संभावना है कि सही है, जो कि सही भी है। लेकिन जहाँ पे फीचर पूछ रहा है वहाँ पे डिफरेंट लॉजिक अप्लाई होगा, ये अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पूछ रहा है कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में, कि इसके फीचर पूछ लिए इसने, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया था कोविशील्ड वैक्सीन एमआरएनए प्लेटफॉर्म के थ्रू। अब एमआरएनए प्लेटफॉर्म पे ये नहीं थी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि एमआरएनए के थ्रू कौन सी 2 वैक्सीन बनाई गई थी जो बहुत फेमस थी, तो ये गलत हो गया था। स्पुतनिक 5 थी जो, वो वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म पे थी, सही था। कोवैक्सीन थी जो, वो इनएक्टिवेटेड पैथोजन के बेस्ड प्लेटफॉर्म पे थी, तो ये दोनों सही थे। अब ये एक तरीके से फीचर पूछ रहा है, एप्लीकेशन नहीं पूछ रहा कि यहाँ सारे करेक्ट करके आने हैं, फीचर पूछ रहा है, ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पूछ रहा है कि इनमें से कौन होता है जो आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है, वायरस, जिसको पता है, समझते हैं कि ये लाइफ और नॉन लाइफ के बीच की कड़ी है, इट कैन नॉट सिंथेसाइज्ड, ये दोनों बनाए जा सकते हैं, तो ये भी फीचर पूछ रहा है, सारे नहीं मार के आने के, सीधे से सारे मार दो। अगला देखते हैं, तो फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। अब ये सब फीचर पूछ रहा है, ये नहीं कि सारे मार देने आपको, ये सब फीचर पूछ रहा है। इस तरह के स्टेटमेंट मैंने करके दिखा रहा हूँ ताकि ये सारे मारने वाली टेंडेंसी को थोड़ा आपको समझ, एप्लीकेशन के सारे मारने हैं, उसमें भी अपसेट स्टेटमेंट को फिल्टर आउट करके आगे चलते हैं। जो एक्टिव सोर्स ऑफ प्रॉब्लम होती है मोस्टली उसको ज्यादा यूपीएससी करेक्ट मानता है, और जो पॉल्यूशन के केस में स्पेशली सही है। अगर पॉल्यूशन की बात चल रहा है ना तो मोस्टली सही होगा। अकॉर्डिंग टू ईपीए जो है, कौन सा लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है, अब इसमें यूपीएससी माना था पावर प्लांट यूजिंग फॉसिल फ्यूल, सबसे ज्यादा जो पावर प्लांट है फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं, सबसे ज्यादा वो सल्फर डाइऑक्साइड के इमोशन के
जिम्मेदार हैं। इसमें शिप्स भी करती हैं, मेटल ओर से भी थोड़ा बहुत निकलता ही है, लोकोमोटिव से भी निकलता ही है, लेकिन ये उतने बड़े सोर्स नहीं है। इसलिए यूपीएससी ने इसको सही माना है, क्योंकि ये एक्टिव सोर्स है, लार्जेस्ट सोर्स है। मैग्नेटिक पार्टिकल सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरोडिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स आर जनरेटेड एज इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल, यस दे आर, निकलते हैं ब्रेक्स जब घिसता है तो। इंजन ऑफ द मोटर व्हीकल, हाँ इंजन भी घिसता है उससे निकलते हैं। अब है माइक्रोवेव स्टोव विद इन द होम, माइक्रोवेव स्टोव विद इन द होम, इससे नहीं निकलते हैं या बहुत कम निकलते हैं, एक्टिव सोर्स नहीं है, बहुत माइन्यूट सा सोर्स है ना, समझ रहे हो आप? इस तरह की चीज़ अगर घर के चीज़ों में होगी तो वो शायद फूड ग्रेड वाली चीज़ में आएगा ही नहीं, तो वो घर पे यूज़ नहीं हो पाएगा। ये लॉजिक आप अप्लाई कर सकते थे यहाँ पे। फिर पावर प्लांट्स हैं, पावर प्लांट से तो बहुत भयानक उससे निकलते हैं। टेलीफोन लाइंस भी, टेलीफोन लाइन से उस तरह के वो नहीं निकलते हैं, या निकलते भी हैं तो बहुत माइन्यूट उसमें निकलते हैं, तो एक्टिव नहीं है वो, बहुत बड़ा रीजन नहीं है। तो इन दोनों, इसलिए इन दोनों को गलत माना था यूपीएससी ने। 1, 3 और 4 इसका सही था। अगला क्या है? देर इज ए कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स। अब कंसर्न क्या है? दे मे रिलीज लीथल क्वांटिटीज। अब ये एक थोड़ा अपसेट स्टेटमेंट हो गया है। लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट मे रिलीज। अब लीथल क्वांटिटी अगर करते तो शायद इनको लगाने का परमिशन ही नहीं मिलता। ये वहां समझ सकते हो आप कि ये लीथल क्वांटिटी वाला एब्सर्ड स्टेटमेंट डाल दिया इसने। आगे चलते हैं। फर्नेस ऑयल जो है उसके बारे में पूछ रहा है कि ये प्रोडक्ट है ऑयल रिफाइनरीज का, हाँ है। सम इंडस्ट्रीज यूज इट टू जनरेट पावर, यस। ये मान के चलो कोई भी ऑयल लिखा है ना तो उससे पावर जनरेट हो ही सकती है, ना तो कभी नहीं करने का। इट यूजेस कॉजेस सल्फर एमिशंस इनटू इनटू एनवायरमेंट। अब जिसको फर्नेस ऑयल का थोड़ा आइडिया है तो यू अंडरस्टैंड कि करता है कि नहीं करता है। हालांकि ये एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको नॉलेज है तो कर दोगे, नहीं नॉलेज है तो ये वाला स्टेटमेंट आप सही नहीं कर पाओगे। ज्योग्राफी पे आ जाते हैं। ज्योग्राफी पे भी कुछ स्पेशल चीजें लगती हैं, जैसे कि ज्योग्राफी में फैक्ट्स होते हैं वो रॉन्ग होते हैं। फैक्ट्स हमेशा नंबर्स नहीं होते हैं, फैक्ट्स अलग फैक्ट्स भी होते हैं। जैसे कि ये आपको मैंने एक पिछले वीडियो में समझाया था, ये जो हिल्स के बारे में है ये तीनों ही गलत है। अमरकंटक हिल्स बोल रहा है कि विंध्या और सह्याद्री रेंज में के बीच में पड़ती हैं, जहाँ मिलती हैं दोनों वहाँ पड़ती हैं, जबकि ये सही होना चाहिए क्या, विंध्या एंड सतपुड़ा के बीच में पड़ती हैं अमरकंटक। बिलीगिरिंगा हिल्स के बारे में इसी तरह पूछा है कि ये पार्ट है सतपुड़ा रेंज का, नहीं ये बहुत सदर इंडिया में है। शेषाचलम हिल्स बोल रहा है कि ये सदर मोस्ट पार्ट है वेस्टर्न घाट का, ये ईस्टर्न घाट का पार्ट है, वेस्टर्न घाट का पार्ट है ही नहीं। और वेस्टर्न घाट का पार्ट, सदर्न मोस्ट पार्ट वैसे भी कार्डमम मिल्स बोला जाता है उनको। जैसे कि ये स्टेटमेंट है, यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज दिया है फ्लैग का और डाटा गलत दे दिया है। अब एक चीज है कि ज्योग्राफी में जो ऑप्शन फॉर्म किए जाते हैं वो बहुत ही माइन्यूटली फॉर्म किए जाते हैं और बहुत बार ट्राई किया जाता है कि आप गलत मार्क कर दो। कैसे, ये दिखाते हैं। तो ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि पूछ रहा है कि कौन सी लेक है वेस्ट अफ्रीका में जो ड्राई हो गई है और टर्न इनटू डेजर्ट। अब जनरली क्या करेगा आदमी, जो उसको इस तरह क्वेश्चन आते हैं। अब लेक इसमें सही क्या है? लेक फग्यूबाइन, फग्यूबाइन किसी ने नाम ही नहीं सुना होगा, इस तरह का नाम ही नहीं सुना होगा किसी ने, तो मोस्टली लोग क्या करेंगे, वोल्टा थोड़ा सुना है, लेक विक्टोरिया सबने सुना है, तो संभावना है कि इनमें से कोई होगा, वोल्टा मार देगा कोई आदमी, कोई विक्टोरिया मार देगा। और देखो विक्टोरिया पहला स्टेट ऑप्शन भी है, तो ये एक तरीके से ट्रैप में फंसाने का तरीका भी है। सेम चीज अप्लाई होती है। गंडी कोटा कैनियन जो है इनको साउथ इंडिया का बोला जाता है ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये पूछ लिया है कि कौन से रिवर्स में है। अब गंडी कोटा, कोटा से आप थोड़ा सा आइडिया लगा लोगे, ये तेलुगु भाषा का शब्द है, इतना समझ जाओगे। जनरली लोग कोटा या कोंडा इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो वहीं यूज होते हैं, तो आप इतना समझ सकते हो कि चलो हाँ हो सकता है ये आंध्रा में कहीं होगा। लेकिन पेन्नार आप जनरली नहीं मार पाओगे, पेन्नार उतनी कॉमन रिवर है नहीं। मोस्टली क्या मारोगे, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश में बहती है, तो मोस्टली जो लोग इसमें अगर गेस लेंगे तो तुंगभद्रा मार देंगे, जबकि तुंगभद्रा सबसे लास्ट में दिया, पहले क्या दिया, कावेरी। कावेरी सबसे फेमस, जिसको ये नहीं पता है कि गंडीकोटा आंध्रा या तेलुगु लैंग्वेज का वर्ड है, तो वो क्या पता कावेरी मार के चलाएगा, तो क्या साउथ में होगा कहीं, अजीब सा नाम है, साउथ में हो, साउथ की फेमस नदी कौन सी, कावेरी, तो मार देते हैं, सही होगा। तो इस तरह के स्टेटमेंट जो है ये एक तरीके से आपको फंसाने के लिए काम होते हैं। तो देखो, इंडिया हैज मोर एरेबल एरिया देन चाइना। अब स्टेटमेंट सही है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि मोस्टली लोग इसको गलत ही मान लेंगे कि हाँ यार ये कैसे हो सकता है, चाइना तो इतना बड़ा है, तो ये गलत होगा। तो इस तरह से आपको ज्योग्राफी में आपको बहुत माइन्यूट माइन्यूट डिटेल देकर एग्जामिनर गलत करने का प्रयास करता है, तो इनको थोड़ा ध्यान रखना है। ऑप्शन बहुत केयरफुली पढ़ना है। जैसे कि नामचा बारवा कहाँ पे है, हिमालय। मोस्टली लोगों को पता है हिमालय में है, अब इसमें क्या कर दिया, गढ़वाल हिमालय। इसमें सब भी हिमालय का पार्ट दे रखा है, लेकिन नाम इसमें इस तरह आप गलत कर सकते हो। जैसे नोक्रेक का बोल रहा है, नोक्रेक सिक्किम में है, जबकि नोक्रेक कहाँ पे है, मेघालय में। तो इस तरह मतलब माइन्यूट सा थोड़ा सा ट्विकिंग करके गलती कराने का प्रयास करता है एग्जामिनर। यहाँ जैसे दिया हुआ है डिडवाना, कुचामन, सागोल, खाटू, ये है क्या चीज, ये है वैसे स्लाइन लेक्स, लेकिन ऐसा लग रहा है इनको पर सुन के कि शायद ग्लेशियर भी कह दो कि कोई डिडवाना ग्लेशियर है, हो सकता है हो सरगोल ग्लेशियर है, हो सकता है हो ऐसा कुछ ग्लेशियर। ये नाम बहुत मिलते जुलते से दे रखे हैं इसने। जैसे कि आप यहाँ देखो कितने बड़े आराम से प्यार से बेकूफ बनाया गया है। पूछ रहा है कि कौन सी नदियां हैं जो राइज होती हैं ईस्टर्न घाट से। अब ये चारों की चारों नदियां हैं जो ये कायदे से ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, जाती ईस्टर्न की तरफ ही है। तो मोस्टली आपको लगे कि यार सारी की सारी तो ईस्ट की तरफ जा रही है, यहीं से ओरिजिनेट होती होंगी, लेकिन जिसमें ब्राह्मणी और सुवर्ण रेखा ये ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेट नहीं होती हैं। और इसने क्या पूछा है, ओरिजिनेशन राइज, तो आपको बड़े प्यार से ब्राह्मणी पहला ऑप्शन दे दिया। आपको लगेगा हाँ यार ये तो जाति तो बे ऑफ बंगाल में ही है, तो ईस्टर्न घाट से राइज होती होगी, बस वही गलत कर दोगे आप। तो इस तरह के ऑप्शन प्ले मतलब ऑप्शंस के साथ खेल के यूपीएससी आपको गलत कराने का प्रयास करता है।
तो आपको सतर्क करना है उससे। रिवर तीस्ता के बारे में देखना कितना ब्यूटीफुली बेवकूफ बनाया गया है। बोल रहा है कि सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज द सेम एज सोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र। अब ये मोस्टली लोग गलत कर देंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, तीस्ता कहाँ है और ब्रह्मपुत्र कहाँ है। ठीक बात है ना, समझ में आ रहा है। इसको देखो आप, रिवर तीस्ता फ्लोज बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। अब सबको पता है इंडिया बांग्लादेश का डिस्प्यूट है तीस्ता रिवर पे, तो शायद बॉर्डर के आसपास से कहीं बहती होगी इसलिए डिस्प्यूट है। बट इंडिया का बॉर्डर नहीं बनाती है रिवर, ये सिर्फ इंडिया से बांग्लादेश में क्रॉस करती है। डिस्प्यूट है लेकिन क्रॉस करती है, तो मोस्टली लोग इसको सही मान लेंगे, जबकि ये गलत है। इस तरह आपको ट्रैप किया जाता है। अब हिस्ट्री बताते हैं जल्दी से, बहुत बड़ा वीडियो हो गया, थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं, ठीक है। हिस्ट्री में क्या होता है, हिस्ट्री में भी ऑप्शन, आपको ऑप्शन बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। हिस्ट्री में भी आपको बहुत प्यार से गलती कराने का प्रयास करता है एग्जामिनर। जैसे कि पूछा है सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन, अब इसमें सही क्या है, बापू। लेकिन आप मोस्टली मार्क के क्या हो गए, सरोजनी नायडू, क्योंकि भारत कोकिला किसको बोला जाता है, सरोजनी नायडू को। मतलब कि उनका गाती अच्छी थी या जो भी लिटरेचर पे उनकी पकड़ थी, तो सॉन्ग से रिलेटेड आपको सरोजिनी नायडू लगेंगी, लेकिन लिखा है गांधी जी ने। कैसे बेवकूफ बनाया गया आपका। जैसे अब देखो अगला देखो, भागभूति हस्ती मल्ला। मल्ल क्या होता है, एक तरीके का गेम है, मतलब बहादुर पावरफुल टाइप के लोगों का। अब यहाँ से आपको लगेगा कि यार ये तो मतलब एक तरीके से ठीक प्ले राइट्स तो नहीं लग रहे आपको कहीं से, तो हो सकता है आप इसमें टेम्पल आर्किटेक्ट मार कर आओ या कोई और मार कर आओ, प्ले राइट कहीं से लग नहीं रहे, पर ये प्ले राइटर थे, अब इनको कभी सुना नहीं है। तो इस तरह के एकदम क्लोज क्लोज एग्जाम्पल देगा यूपीएससी, ताकि आप गलती कर दो। जैसे कि ये पूछा है बेंथून स्कूल, फर्स्ट हिंदू फीमेल स्कूल जो है, जो बाद में बिंथुन स्कूल बोला गया। बिंथुन स्कूल नाम सुन के आप क्या करोगे, मोस्टली आपको कोई इंग्लिश का नाम याद आएगा, एनी बेसेंट आपको याद आएगा, पर इसमें सही क्या है, ईश्वरचंद विद्यासागर जी सही है। जैसे कि एक बात है ये कि जो ब्रिटिश एक्ट होते हैं वो हमेशा ब्राइट लाइट में ही होते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के भले के लिए तो ज्यादा कुछ किया नहीं है, देखो ये तो फेयर बात है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्रिप्स जो मिशन है वहाँ पे, एनी प्रोविंस विच इज नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन कुड हैव राइट टू साइन द सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटेन रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर स्टेटस, है ना। मतलब कि ये इंडिया को हजारों पार्ट्स में तोड़ने का प्लान था एक तरीके का, तो ये सही है। तो 19 के एक्ट में पूछ रहा है कौन से रिजर्व है कौन से ट्रांसफर्ड है। समझ में आ रहा है, ब्रिटिशर्स थे एक नंबर के कमीने ही थे, तो वो बहुत अच्छे जो पावरफुल चीजें होंगी वो नहीं देंगे, कोई भला नहीं करना चाहते थे वो। जो एकदम कमजोर सी चीज होगी जिसमें कोई खास पावर नहीं होगी वो दे देंगे, जैसे कि सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट में कोई खास पावर थी नहीं, जब आज भी पावर नहीं दे रखी उतनी ज्यादा, दे तो रखी है लेकिन यूज नहीं हो पाती है। तो उसी तरह उस समय में तो बिल्कुल ही पावर नहीं थी, तो ये दे दिया और बाकी पावरफुल चीजें ले ली। तो विटसर्स को जो नजरिए से जब आप भी कोई क्वेश्चन आए तो समझ के चलना है कि मोस्टली यूपीएससी ने उसको निगेटिव लाइट में दिखाया होगा। अगला स्टेटमेंट के लास्ट में देख लेते हैं कि इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट है इंडिया में, क्या पड़ा, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाज रूइंड। सो ब्रिटिशर्स के एक्शंस का जो रोल है, जो उसका आउटकम है इंडिया के लिए, वो बहुत भला कभी नहीं हुआ है। तो इसको आप मान के चलना है, मोस्टली उस तरह के ऑप्शन ही सही होते हैं। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, सीएससी ट्राइब नाम से ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको फर्स्ट पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ना पसंद आया हो तो यू आर फ्री टू डिसलाइक। हम इस तरह कंटेंट लाते रहते हैं, तो इस तरह का कंटेंट रेगुलरली पाने के लिए यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। और जिन लोगों को इस वीडियो का पीपीटी पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए वो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इस पीपीटी का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये वीडियो यहाँ से खत्म होता है। कीप लर्निंग, जय हिंद, मेक योर पेरेंट्स